हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि मौजी ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, जिसको देख के सभी दंग रह गए थे। लेकिन मौजी को अपना चेहरा बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। वो आगे से कहती है वो तो क्यूट दिख रही है। वो भी तो मैं ही बोल रहा हूँ क्यूट दिख रही हूँ, लेकिन ऊपर से नीचे का क्या। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो गया था। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे वेस्टलैंड के बॉर्डर पे आ जाते हैं, जिसकी तरफ कई सारी वॉरशिप्स लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं पे जो लोग इस वॉर का मजा लेने के लिए आए हुए थे, वो सभी इन शिप्स को देख के कह रहे थे कि इस बार तो परफॉर्म इवेंट के लग गए, वो तो खेल खत्म है भैया उनका। इसी बीच हम लोग जू फैमिली के शायद से यंग मास्टर को देखते हैं, और मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन ये लगा पड़ा था। और इसको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे फेदर इमोर्टल सेट परफॉर्म इवेंट सेट के पास पहुंच गए हैं, तो फिर इसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसकी भी फील्डिंग सेट है, लेकिन कुछ चैप्टर्स के बाद में अभी नहीं। अभी तो फेदर इमोर्टल सेट वालों की सेट है। खैर, इसके बाद हम लोग परफॉर्म इवेंट सेट के कई सारे कल्टिवेटर्स को देखते हैं, जो कि बॉर्डर के पास से उन सभी वॉरशिप्स को देख रहे थे। वह जो पैट्रियास थे वो आगे से यही कह रहे थे कि लड़ने की जरूरत नहीं है इस बार। अगर चाहे तो ये जो यहाँ से भाग भी सकता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वही यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। अगर वो यहाँ पे हार जाता है तो फिर इन लोगों का यहाँ पे जो मोरल है वो पूरी तरीके से टूट के बिखर जाएगा। इसके बाद हम लोग परफॉर्म इवेंट सेट के लोगों को देखते हैं, और यहाँ पे पूरा हड़कंप मच गया था। जो भी डिसाइपल थे वो सभी यहाँ पे एल्डर्स, हेड्स और सेक्ट मास्टर को ढूंढ रहे थे, और साथ में ये जुन को भी, लेकिन इन्हें कोई भी नहीं मिल रहा था। तभी हम लोग माउंटेन के पीछे ही एकदम खतरनाक बिजली को निचकते हुए देखते हैं, जिसके नीचे से ही यहाँ पे वो गेट खुलता है, जहाँ पे बाकी सभी एल्डर्स और पीक मास्टर बाहर निकलते हैं। ये सभी सैंडल से बाहर निकले थे। इन लोगों की कल्टीवेशन यहाँ पे काफी ज्यादा हाई हो गई थी। ये सभी बॉडी इंटीग्रेशन पे आ गए थे और अपनी लिमिट पे थे। इसके बाद यूनियन भी अपने सैंडल से बाहर निकलता है, और वो भी यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन की अर्लियर स्टेज पे था। वहीं पे ये सभी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे, और यहाँ पे अपनी जान भी निछावर करने को रेडी थे। और तभी इन लोगों के साइड से एक और सैंडल का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से एकदम भयानक ऑरा निकल रहा था। ये ऑरा किसी और का नहीं, हमारे कियान यही कहा था। और ये बंदा पूरी तरीके से ईगो में आ चुका है। इसे यही लग रहा था कि अब इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। वह पे जाओ कियानी से कहता है कि तुम बिल्कुल अपने मास्टर के तरीके ही हो, टैलेंट से भरे हुए। लेकिन कियानी को अब ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है कि कोई उसे यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है, वो भी ये झुन का। इसीलिए वो यहाँ पे जाओ के ऊपर हमला बोल देता है, लेकिन एकदम प्यार से, ज्यादा घायल नहीं करता उसे, लेकिन इतना जरूर घायल कर देता है कि खून निकल आता है। कियानजो भी उससे यही कहती है कि हम सभी तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम्हें इतना ज्यादा यहाँ पे बदतमीज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि उन्हें बताया कि ये ईगो से भर चुका है, ये आगे से कहता है कौन जूनियर, मुझे अगली बार से कहना भी न देना, मैं किरोनिक ओवरलॉर्ड हूँ। अब तुम बस देखते जाओ मैं येजुन की फील्डिंग कैसे सेट करता हूँ। जिस पे कियानजो आगे से चीखते हुए कहती है कि वो येजुन को इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट कर देगी। लेकिन कियाने को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था। वो आगे से कहता है कि अभी के पावर के साथ में वो यहाँ पे दिखा देगा येजुन की कौन यहाँ पे डिसेबल है और कौन यहाँ पे मास्टर, क्योंकि वो सैंडल इन लोगों के पास ही था। इसलिए यहाँ पे कियाने उसे हथियाना चाहता था। ये कहते हुए ये मेरे पास ज्यादा सूट करेगा। वहीं पे यूनियन और बाकी लोग उसे अभी भी समझा रहे थे कि ऐसा ना करो बालक, ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन वो उल्टा इन्हीं के ऊपर ही यहाँ पे आग का झोंका फेंक देता है। ये कहते हुए कि अपने काम से काम रखो, तुम लोग एक यूजलेस बंदे हो, कुछ भी नहीं। वहीं पे कियानिया की कल्टीवेशन इतने ज्यादा हाई हो चुकी थी कि यूनियन को भी यहाँ पे दर्द हो रहा था, जबकि वो पहले ही बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे है। तो कियानिया उन लोगों से बस इतना ही कहता है कि तुम लोग टैलेंट लेस हो, यूजलेस। जिसके बाद वो यहाँ पे सैंडल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडल आगे से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब सिस्टम ने उसके ऊपर यहाँ पे येजुन की मोहर मार के दी है, तो वो कहाँ ही किसी को अपना ऑनर मान लेगा। वहीं पे यूनियन अभी भी यहाँ पे कियानिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ पे येजुन का डिसेबल होने के साथ में उनके सेट का सबसे ज्यादा बेहतरीन टैलेंट भी है, इसीलिए वो लोग उसे यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो फिर उसे इतना ज्यादा यहाँ पे बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत है। लेकिन कियानिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उन लोगों के ऊपर एकदम कैजुअल वेव मारता है, जिससे वो लोग पीछे खिसक जाते हैं। वहीं पे यूनियन इस चीज को भी एकदम फाइट बैक नहीं कर पाया था, क्योंकि कियानिया की कल्टीवेशन स्टेज यहाँ पे काफी ज्यादा हाई जा चुकी थी सैंडल के अंदर से निकलने के बाद में। वहीं पे कियानिया उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों की जान नहीं ले रहा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी मर्जी है जो मैं यहाँ पे तुम लोगों के ऊपर दिखा रहा हूँ। और उसी टाइम पे फेदर इमोर्टल सेक्ट वाले भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ पे अपना बदला लेने के लिए आए हुए थे। और वो लोग यहाँ पे येजुन से कह रहे थे कि बाहर निकलो, हमारा सामना करो, जिससे कियानिया को यहाँ पे एकदम परफेक्ट मौका मिल जाता है येजुन से उसके सीक्रेट निकलवाने का। इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है येजुन के पास में, कहते हुए कि अब वो यहाँ पे येजुन से सारा हिसाब किताब बराबर कर सकता है। इसलिए यूनियन और बाकी लोग भी उसके पीछे जा रहे थे। वहीं पे हम लोग येजुन को देखते हैं, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी पीक पे एकदम मस्त मिल्क बोबा टी लपेटे जा रहा था बिना कोई चिंता के। इसको देख के कियानिया हैरान होता है कि इसके सेक्ट के ऊपर यहाँ पे हजारों लोग खड़े पड़े और इसको कोई चिंता ही नहीं है, मस्त अपनी बोबा टी खींच रहा है। ये वो अपने मन के अंदर यही सोचता है, ये जो उनके पास में गए इस तरीके की सुप्रीम अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स ना होते, वो कभी भी यहाँ पे इतना पावरफुल ना बनता। लेकिन अब वो सब कुछ यहाँ पे कियानिया का होने वाला है। कियानिया जैसे ही ये जो उनके सामने आता है, तो उसको तो पता नहीं है कि ये क्या बवाल मचा के आया है। तो वो उससे पूछता है कि बाहर आ गए तुम, अपने मास्टर को इतना ज्यादा मिस कर रहे थे क्या डायरेक्टली मेरे पास ही आ गए। कियानिया ये जो उनसे कहता है कि पूरे सेट को यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट ने
चारों तरफ से घेर लिया है। जिसके बाद वो पीक के ऊपर से यहाँ पे जो साउंड बैरियर था उसको हटाता है और ये जो दिखाता है कि सभी सेक्टर वाले उसी के पीछे आ रहे हैं यहाँ पे उसकी जान लेने के लिए। जिसपे ये जो आगे से कहता है अच्छा बैटल का समय हो चुका है। वहीं पे कियान इसी बात का फायदा उठाते हुए ये से कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो फिर तुम्हारे पास जो भी माल पड़ा हुआ है, जो भी आर्टिफैक्ट है, वो सब कुछ मुझे दे दो तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी बचा लूंगा। जिसपे ये बड़े उससे कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम। जिसपे कियान सीरियस होकर कहता है कि बेवकूफ ना बनो, हम दोनों ही बुद्धिमान है और तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन ये जो उसकी बातें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। साइड से मौजी भागते हुए आती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर कियान उसे देख के घबरा जाता है, उसकी चीख निकल जाती है। वहीं पे मौजी तो यहाँ पे देख के खुश हो गए थे कि यहाँ पे कियान बाहर आ गया अपने सेकुलेशन से। लेकिन कियान के दिल की धड़कन मर गई थी क्योंकि वो कुछ खतरनाक चीज दिख रहा था। वो ये को देखते हुए अपने मन के अंदर यही सोचता है कि इस बंदे की कुछ तो फटिस है, ये पक्का किसी अलग तरीके की चीज पसंद करता है। ये बंदा ये डीटी पार्टी से निकला है, मैं बता रहा हूँ। एप्स्टीन फाइल्स में इसका भी नाम है। जिसपे ये यहाँ पे उसको घूरते हुए कहता है ए गलत इंजाम न लगाना मेरे ऊपर, अपराइट एंड ऑनरेबल पर्सन हूँ मैं, हरिचंद के बाद मेरा ही नाम आता है। खैर उसी के बाद यहाँ पे यूनियन और बाकी सभी डिसाइपल यहाँ पे आ जाते हैं और उनको भी यहाँ पे कियानी की तरफ झटका लगता है। ये तीनों अपना दिल पकड़ लेते हैं कि हार्ट अटैक ना आ जाए। जिसपे मौजी उन लोगों को बताती है कि मैं तुम लोगों की ही डिसाइपल हूँ भाई। जिसपे वो लोग भी आगे कहते हैं हाँ, समझ में आ गया, झटका लगने वाला था लेकिन समझ में आ गया। वो लोग आगे से ये कहते हैं कि ये जो उनके टैलेंट का एकदम कोई मामला नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट भी एकदम उनकी समझ के परे है। वो फिर उन लोगों को भी लेक्चर देता है उल्टा सुना समझना, और वो उन लोगों से भी पूछता है कि तुम लोगों के माथे पे 12 क्यों बजे हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान क्यों हो वो लोग। जिसपे वो लोग कियानी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये तुम्हारा सुच्छ बालक, इसने हम लोगों के ऊपर धावा बोल दिया और जाओ का तो गुर्दा ही छील दिया इसने। येजुन भी आगे से कहता है मेरे प्यारे डिसाइपल ये बात सच है क्या। जिसपे कियानी अभी भी ईगो में वो यहाँ पे येजुन से कहता है कि हाँ क्या कर लोगे बे तुम, और वो लोगों से कहता है कि एनिमी हमारे दरवाजों पे खड़ा है और तुम लोगों की मौत निश्चित है, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों की सिचुएशन क्या है। जिसपे यूनियन यहाँ पे कियानी से कहता है कि येजुन ने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया, इसके बावजूद तुम यहाँ पे इस तरीके से गद्दारी करोगे। इसपे कियानी उन लोगों से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, और वो मन के अंदर सोचता है कि उसने मुझे नौकर की तरीके ट्रीट किया, बेइज्जती की बार बार, और वो ये सब कुछ और ज्यादा नहीं झेल सकता है। मानता हूँ कि ये जो इसे इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद कम से कम तेरे साथ ईट से ईट तो नहीं लड़ना चाहता था शुरुआत में बुढ़े के तरीके, और ना ही वो तेरे 2 तोड़ी के सिगरेट्स के पीछे है। वहीं पर हम लोग यूजन को देखते हैं जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा था। बंदा टूट जाता है भाई। वो आगे से टसुए भान लगता है और मौजी के गले लग के रोते हुए कहता है कि ये सब कुछ उसकी ही गलती है, वो अपने डिसाइबल्स को अच्छे से समझ नहीं पाया, ये सब कुछ उसकी ही गलती है, उसे पछतावा हो रहा है। इसमें यूनियन को अब यहाँ पे ये जो उनके साथ में सिंपैथी होने लगती है, लेकिन कियाने को नहीं हो रही थी। वो आगे से कहता है एक्टिंग कर रहा है ये बंदा, एक नंबर का चोर है ये। लेकिन ये जो नुक रहा था वो आगे से छाती पीटते हुए यहाँ पे कियाने से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि ये उसकी ही गलती है, वो दोनों क्या एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। कियानो से कहता है दूर रहो मुझसे, मुझे पता है सब मोह माया है, वसीकरण कर दोगे तो मेरे ऊपर दूर रहो मुझसे। जिसे कहते ये जो उनका यहाँ पे जो सिस्टम वाला मिशन था वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे ये जो उनको अपनी गलतियां माननी थी और एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करनी थी, और उसे यहाँ पे बाकी लोगों से सिंपैथी लेनी थी, इसलिए नौटंकी कर रहा था। नहीं अब तक तो ये 2-3 थप्पड़ मार देता कियानी के। बाय द वे रिवॉर्ड के तौर पे उसे यहाँ पे इंडोमिनेटेबल टायरेंट बॉडी टेक्निक मिल जाती है। हमें इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है जो कि एक सुप्रीम आर्ट है जो फिजिकल पावर के साथ में फ्यूज हो जाती है और रॉ पावर के साथ में भी, जिससे एक पीक होती है और इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करती है बॉडी को, जिससे बॉडी यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टेबल बन जाती है, जो यहाँ पे हेवंस को भी हिला सकती है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि ये बंदा नौटंकी कर रहा था रिवॉर्ड के लिए, और जैसे ही यहाँ पे इसको रिवॉर्ड मिल जाता है ये अपने असली रंग में आ जाता है और कहता है कि अब कियाने के साथ खेलने का समय आ चुका है। जिसके बाद वो बड़े आराम से लेट जाता है अपने बिस्तर के ऊपर। उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि एक बार मास्टर एक फादर के तरीके होता है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ, तुम हमेशा मेरे डिसाइपल ही रहोगे। वो मन के अंदर सोचता है इसे थोड़ा सा छेड़ता हूँ, देखते हैं कि ये कब फटता और हमला करता है, जो भी हो मेरे लिए एकदम मजेदार एक्सपीरियंस रहेगा। जिसके बाद वो मौजी से कहता है कि मास्टर के कंधे दर्द कर रहे हैं, जिसपे मौजी भागते हुए आती है और उसके कंधे दबाने लगती है। वो फिजा और बाकी लोगों को लग रहा था कि ये जिनका जो नट बोल्ट है वो थोड़ा सा ढीला हो चुका है प्रेशर की वजह से, वो पगला चुका है। जैसा कि कियाने भी हैरान था कि अभी तक तो ये साला नौटंकी कर रहा था कि अब अचानक से एकदम एटीट्यूड फ्री कैसे हो गया। वहीं पे ये जोन कियाने से कहता है ब्रो आर यू श्योर कि तुम स्ट्रांग हो मुझसे। इस पे कियाने उसे कहता है नौटंकी बंद करो, अगर तुम मुझे यहाँ पे आइटम्स दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बचाऊंगा, नहीं यहाँ से चला जाऊंगा। वहीं पे जाओ यूनियन से कहता है कि अगर यहाँ पे कियाने उन लोगों की मदद करता है तो फिर वो लोग यहाँ पे जो फेदर इमॉर्टल सेक्ट वाले उनको यहाँ पे भगा सकते हैं और शायद से जीत भी सकते हैं। लेकिन यूनियन को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ ये के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी
कि ये जो यहाँ पे कियाने को अपने आइटम से देगा या नहीं देगा। इन लोगों को ये लग रहा है कि ये जो हार गया है, उसकी कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है कियाने से। वहीं पे कियाने अभी भी उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा। वो बड़े प्यार से कहता है कि आर यू श्योर ब्रॉय कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। इस पे कियाने को पूरा कॉन्फिडेंस, वो एकदम ईगो से भरा, वो आगे से कहता है अभी बताता हूँ तेरे को। जिसके बाद वो हमला करने को आगे बढ़ ही रहा था, ये कहते हुए कि मैं बताता हूँ कि तुम्हें, इससे पहले कि फेदर इमॉर्टल से तुम्हारी चटनी बना है मैं ही बना दूंगा। यहाँ तक कि मौजी भी घबरा जाती है क्योंकि ये जो उनका ऑरा कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग था और यूनियन तो सबसे ज्यादा घबरा जाता है। कियाने तो साला भेड़ की खाल में भेड़िया निकला जो कि यहाँ पे येजुन की जिंदगी लेना चाहता है। लेकिन उससे पहले फेदर इमॉर्टल सेक्टर वाले यहाँ पे येजुन की पीक के ऊपर निशाना लगाते हैं और गड़ाम से अपनी स्पिरिचुअल बीम वहाँ पे छोड़ देते हैं। इस पे कियाने का माथा घूमता है कि वो जैसे ही येजुन को छूने जाता है उससे पहले कोई ना कोई टांग अड़ा देता है, इसलिए वो पीछे घूमता है और अटैक मारता है। वहीं पे कियाने का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो भी ना ही यहाँ पे रुकती है बल्कि वो बाउंस बैक कर जाती है और सीधा उन्हीं की शिप में जा घुसती है, जिससे आसपास के जो भी शिप थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस पे वो सभी एल्डर्स भी हैरान कि कौन इतना ज्यादा पावरफुल आ गया भाई जो सीधा उन लोगों के ऊपर ही अटैक करे दे रहा है। तो फिर कियाने येजुन को छोड़ के उनकी तरफ जाने लगता है, ये कहते हुए कि येजुन से तो वो बाद में ही निपट लेगा, कौन ही उसकी जिंदगी यहाँ पे बचाने के लिए आ रहा है और कौन ही वो भाग के चला जाएगा। उससे पहले फेदर इमॉर्टल सेक्ट वालों को निपटा दिया जाता है कि ये बीच में टांग ना अड़ाए। जिसके बाद कियाने उन सभी एल्डर्स के सामने जाता है और उनसे कह देता है कि वो हरामी मानुस मैं ही हूँ जिसने तुम लोगों के ऊपर हमला किया। इस पे वो सभी एल्डर्स आगे से कहते हैं साले तुझे क्या लगता है कि तू हम लोगों से जीत जाएगा। वहीं पे ये सभी एल्डर्स यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट के गेट इनर एल्डर्स थे और ये सभी यहाँ पे इंटीग्रेशन के लेट रियलम पे थे। खैर ये सभी यहाँ पे कियाने के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। एक एल्डर आगे बढ़ा था कहते हुए हाई, लेकिन उस टाइम पे कियाने आगे से अपनी डार्क फ्लेम का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर ये बंदी की बॉडी जला देता है। पीछे बचते हैं तो सिर्फ कपड़ा इसका। वहीं पे कियाने उन लोगों से यहाँ पे जंग का ऐलान कर देता है, ये कहते हुए कि आधा मिनट है, आधे मिनट के अंदर भाग जाओ तो भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। मैंने बताया ना कि बंदा एकदम फुल ईगो में इतनी समय, इसलिए सभी एल्डर्स भी आगे से कहते हैं हम लोगों को हल्के में ले रहा है क्या, इसे क्या लगता है कि हम लोगों को हरा सकता है। वहीं पे ये सभी एल्डर्स यहाँ पे कम से कम 100 के आसपास थे और ये सभी यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन कल्टीवेटर लेवल पे थे, इसलिए इन सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये सब यहाँ पे कियाने को अकेले हैंडल कर सकते हैं। जिसके बाद ये सभी अपना गड़सा वड़सा निकालते हैं और कियाने के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, वो भी पूरी तरीके से। बदले में कियाने भी अपनी आर्मी को रिलीज करता है जो कि यहाँ पे नेदरवर्ल्ड सोल डिवर्विंग फ्लेम थी, जिसके अंदर से लगातार यहाँ पे कई सारे घोस्ट स्कल शेप में फायर से निकल रही थी जो कई सारी तादाद में थी। इनकी फाइट ऑथर हमें दिखा नहीं सका, इसलिए वो हमें बताता है कि बॉडी इंटीग्रेशन एलम के जितने भी एल्डर्स थे वो सभी यहाँ पे गंदी मौत मारे गए, सिर्फ एक ही क्लास के अलावा। जिसके बाद यहाँ पे जो बचे कुछ लोग थे वो लोग भी यहाँ पे कियाने के टेक्निक के सामने टिक नहीं सके और वो भी लोग यहाँ पे गंदी मौत मारे गए बुरी तरीके से। फेदर इमॉर्टल सेट के जो यहाँ पे काउंटलेस डिसाइपल थे वो सभी यहाँ पे जिंदा जला दिए गए। उनकी चीखें, दर्द, चीखें और सब कुछ यहाँ पे आसमान के अंदर फैल गया। खैर इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उम्मीद की आशा जागती है क्योंकि साइड से यहाँ पे हैंगिंग टेंपल के बुद्धा आ रहे थे। वो सभी टकले लोग, जिनको देख के तो कियान भी आगे से कहता है ये टकले क्यों आ गए भाई, इनको देखता हूँ मूड मेरा खराब हो जाता है। खैर इसके बाद वो लोग मेन टकलू को देखते हैं जो कि यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन की पीक स्टेज पे था। बाय द वे इस टकलू का नाम हुई था लेकिन मैं टकलू ही बोलूंगा, टकलू एंड टकलू दी गैंग। खैर इस टकली को यही पता चला था कि यहाँ पे येजुन का जो डिसाइपल है वो नासेंट सोरी लंबे है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ही पूरी तरीके से पलट गई। वो मन के अंदर यही सोचता है कि जब येजुन का डिसाइपल इतना भयानक है तो फिर येजुन कितना भयानक होगा। खैर इन लोगों के पास वापस लौटने की कोई भी चॉइस नहीं थी, वो लोग यहाँ पे आ ही गए तो फिर फाइट करना ही था। इसलिए टकलू एंड टकलू दी गैंग यहाँ पे अपनी पूरे जोर लगाती है कियाने को सप्रेस करने के, लेकिन कियाने भैया अपना फुल फॉर्म में था। वो आगे से कहता है कि मुझे टकलू लोग बिल्कुल पसंद नहीं, एक तो साले ये फ्रॉड है, ऊपर से फालतू की बकवास करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे 7 कलर्ड फ्लेम को रिलीज करता है और उसकी फ्लेम इतने ज्यादा पावरफुल थी कि वो टकलू एंड टकलू दी गैंग की जो सील थी उसे डिस्ट्रॉय करते हुए टकलू की गैंग के ऊपर हमला करना शुरू करता है और वो सभी टकलू यहाँ पे जल के मारने लगते हैं। सभी मम्मी मम्मी चिल्लाने लगते हैं बुद्धा की जगह पे। जिसके बाद टकलू एंड टकलू दी गैंग को उल्टे पैर भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। वहीं पे मेन टकलू अपने मन के अंदर सोच रहा था कि बस एक सिंगल क्लास के अंदर ही उसके जो हजारों यहाँ पे इलाइट डिसाइपल थे वो सभी हवा में ही गायब हो गए, भाप बन के उड़ गए। वो आगे से ये कहता है कि फेदर इमॉर्टल सेक्ट तुम लोगों ने किस तरीके का मॉन्स्टर उंगल कर दिया भाई, सीधा तुमने अंदर ही घुसा दिया उसके पूरा उंगल कि वो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है कि पूरी तरीके से आक्रोश में है। खैर इसके बाद मेन टकलू हार तो मारने वाला नहीं था, इसलिए वो आगे से यहाँ पे अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन कियाने इजीली उसके पाम अटैक को यहाँ पे अपनी फ्लेम से रोक लेता है और उस मेन टकलू से कहता है कि तुम आ ही गए, अब तुम्हारी फील्डिंग की बारी है। वहीं पे हम लोग टकलू की आंख की रिफ्लेक्शन के अंदर देख पाते हैं कि कियाने ने आगे से आग का एक पंजा बनाया जो उसके यहाँ पे हाथ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वो टकलू को भी पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था और साथ ही में उसके चेलों को भी। वहीं पे वो उनको मसलते हुए कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। बंदा भाई बैडस तो है जब तक कोई पावरफुल प्लेयर नहीं आ जाता। खैर हम लोग यूनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पे कियाने के टैलेंट से पूरी तरीके से घबराया हुआ था और वो योजन से ये कह रहा था कि हम लोग इसकी कंडीशन पे राजी हो जाते हैं तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। वैसे भी हमारे सेट के पास इतनी पावर नहीं है कि हम लोग ऐसे मॉन्स्टर को यहाँ पे पाल सकें। जो भी आगे से यही कहता है कि ये एक तरफा लड़ाई है, अकेले बंदे ने यहाँ पे 2 साइड
की फील्डिंग सेट कर दी। हम इसकी कंडीशन मान लेते हैं तभी ही सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन हम लोग मौजी को देखते हैं जो कि यहाँ पे कियाने को एकदम पूरी तरीके से चीयर करे जा रही थी, एकदम खतरनाक तरीके से। वहीं पे येजुन भी आगे से इनसाइट ऑफ आई का इस्तेमाल करता है येजुन की यहाँ पे टेक्निक और बाकी चीजों को पता लगाने के लिए। तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि कियानिया की यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो इस समय ग्रेट असैसिन के हाफ ऑफ स्टेप पे है, यानी कि ग्रेट असैसिन के पास 2 कदम दूर। इसलिए वो यहाँ पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कि वो यहाँ पे येजुन को हरा ही देगा, हराने उसे मसल ही देगा चीटी के तरीके। और जैसा कि मैंने बताया कि पावरफुल तो है, बैडस तो है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक पावरफुल प्लेयर्स नहीं आ जाते। और अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट के 18 एल्डर्स एंट्री मारते हैं जो यहाँ पे ग्रेट असैसिन रियलम पे हैं। जिसको देख के जो बचे कुछ एल्डर थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ऑनर एल्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं उनकी मदद करने के लिए। वहीं पे यूनियन जैसे ही ऑनर्स एल्डर्स के बारे में सुनता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये सभी 18 एल्डर्स यहाँ पे ग्रेट असैसिन रियलम कल्टीवेटर हैं और ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पे ईस्टर्न डोमेन के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है उसकी नींव भी रखी थी और लोगों के सामने परफॉर्म डिफेंस सेक्ट कुछ भी नहीं है। वहीं पे लोग येजुन को बता रहे थे कि यहाँ पे जो 18 एल्डर्स हैं ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन लोगों ने यहाँ पे एक बार नॉर्थ सी के डीमन को पूरी तरीके से हरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे साउथर्न विल्डरनेस का जो डीमन सेक्ट है उसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए इन लोगों को यहाँ पे अनबीटेबल लेजेंड्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे येजुन तो अब यहाँ पे कियाने से बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था, क्योंकि अब उसे यहाँ पे और भी ज्यादा भयानक लोग मिल गए थे, ग्रेट असैसिन रियलम के कल्टीवेटर्स, यानी कि वो 18 यहाँ पे कियाने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अब कियाने की फील्डिंग सेट है। खैर इसके बाद ऑथर हम लोगों को यहाँ पे स्टोरी का प्रीलॉप देता है कि अभी तक यहाँ पे जो कुछ भी हुआ कि कियाने अकेला यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट की कह के ले रहा था, इसलिए अब यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट को अपने हार्ड कोर यानी कि कोर एल्डर्स को भेजना पड़ा जो कि यहाँ पे ग्रेट असैसिन रियलम पे हैं। एक तरीके से कियाने से ज्यादा कल्टीवेशन पे है और उसकी फील्डिंग सेट है। अब इसके बाद हम लोग वनरेबल लिनफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने सभी एल्डर्स को गाली दे रहा था, ये कहते हुए कि इन लोगों ने यार हमारे पूरे फेदर इमॉर्टल सेट की बेइज्जती करा दी यार, एक खरोच तक उसे नहीं मार पाए। इसके बाद हम लोग दूसरी वनरेबल गोल्डन सर्पेंट को देखते हैं और ये भी यहाँ पे पीक ग्रेट असैसिन रियलम पे थी कि पूरे ईस्टर्न डोमेन के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है उसको यहाँ पे जोक बना के रख दिया बस एक लड़की ने। अगर हम लोग यहाँ पे खुद ना आते तो फिर पता नहीं हमारी कितनी ज्यादा बेइज्जती होती है हमारे सेक्ट की। वहीं पे कियाने नीचे खड़ा था जो कि उन लोगों से कहता है कि इसे नखरे ना पे लो, फाइट करना है तो नीचे आके मुझसे फाइट करो। इस पे गोल्डन सर्पेंट आगे से कहती है क्या बोली। खैर इसके बाद इमॉर्टल फेदर सेट के जितने भी कोर एल्डर्स थे वो सभी यहाँ पे आपस में ही बात करते हुए कहते हैं कि गुस्से की कोई जरूरत नहीं है, ये अकेले ही हम लोगों के सामने नहीं टिक पाएगी। वहीं पे कुछ एल्डर्स आगे से कह रहे थे कि ये जो नहीं आया उसने अपनी डिसेबल को यहाँ पे फाइट करने के लिए भेजा है, क्या वो इतना ज्यादा डर गया कि यहाँ पे खुद सामने नहीं आ रहा है। जिस पे एक एल्डर आगे से कहता है कि पहले हम लोग इसकी डिसेबल को मारेंगे जिसके बाद उसका भी नंबर लगाएंगे। वो कियाने उन लोगों से साफ कर देता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको उल्टा ले लेते हैं ये लोग। इन लोगों को ये लगता है कि कियाने यहाँ पे येजुन को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उन लोगों से कह रहा है कि उसका येजुन से कोई लेना देना नहीं है। खैर इसके बाद वो सभी एल्डर्स एक साथ यहाँ पे कियाने के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। कोई यहाँ पे अजरे लूना पाम का इस्तेमाल करता है, कोई यहाँ पे सिंगल पंच का इस्तेमाल करता है और कोई यहाँ पे अपनी सेक्रीफाइस शॉट का इस्तेमाल करता है। जिसपे कियाने उन लोगों से कहता है आओ आओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वो मन के अंदर सोचता है कि वो जैसे ही यहाँ पे इन लोगों से निपट लेगा तैसे ही वो यहाँ पे येजुन के पास चला जाएगा उसके सभी ट्रेजर से लूटने के लिए। कियाने ने यहाँ पे अपनी कोई स्पेशल बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसकी मदद से वो इजीली यहाँ पे इन तीनों एल्डर्स को पकड़ लेता है और लोगों के अटैक को भी रोक लेता है। इसी के साथ वो यहाँ पे एक स्ट्राइक मारता है तो इन लोगों के जो भी आर्टिफैक्ट थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लोग पीछे खिसक जाते हैं। और इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे कोई ऐसा कल्टीवेटर भी है जो ग्रेट असैसिन रियलम पे नहीं है, इसके बावजूद वो इन लोगों को यहाँ पे पीछे ढकेले दे रहा है। फिर इसके बाद हम लोग 3 मूंछ वाले एक एल्डर को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने पूरा नाम हमारा डुबा रखा है यार, ग्रेट असैसिन रियलम के कल्टीवेटर, इसके बावजूद एक बंदे से पीछे खिसके जा रहे हो। लिनफेंग एल्डर आगे से कहते हैं कि हमें कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरीके का कोई मॉन्स्टर जीनियस मिलेगा जो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पे गोल्डन सर्पेंट आगे से कहती है कि उन लोगों को यहाँ पे कियाने को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्यूचर में इन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। खैर इसके बाद बचे हुए और 3-4 एल्डर्स यहाँ पे अपनी अपनी पाम स्ट्राइक, वेपन, आर्ट्स, डिस्ट्रॉइंग सील सबका इस्तेमाल करते हुए कियाने के ऊपर हमला कर देते हैं। कियाने भी आगे से यहाँ पे इन्फर्नो ड्रैगन फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर से 3 ड्रैगन के सर बाहर निकलते हैं, मतलब 4-5 निकलते हैं और वो एक एक एल्डर के पीछे पड़ जाते हैं। और कियाने अकेला उन सभी एल्डर्स को अकेले हैंडल कर रहा था, जबकि वो यहाँ पे इन लोगों के लेवल पे भी नहीं है। जिसको देख के यूनियन सिर्फ यहाँ पे कियाने की तारीफ ही करता है कि हमारा डिसेबल है तो कम से कम स्ट्रॉन्ग, वो
वो अकेला ही यहाँ पे इतने सभी वनरेबल्स को हैंडल करे जा रहा है। लेकिन जाओ नोटिस करता है कि यहाँ पे कियानिया की जो फ्लेम्स है वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगी हैं। इसके बाद हम लोग उन तीनों एल्डर्स को देखते हैं जो कि रंग में आगे बढ़ रहे थे, लाल हरा नीला, जो कि एक साथ यहाँ पे कियानिया के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कियानिया अब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। वहीं पे कियानिया को भी पता था अगर उसने यहाँ पे इन तीनों एल्डर्स के अटैक को डॉज नहीं किया तो फिर उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाएंगे, 3 हिस्से होंगे उसकी बॉडी के। इसलिए कियानिया पे अपने एक और साइलेंट मूव का इस्तेमाल करती है जिसका नाम साइलेंट एक्सटिंक्शन फ्लेम था, जिससे वहाँ पे आग का एक और भयानक ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे उन तीनों एल्डर्स की तरफ आगे बढ़ता है और उनके अटैक को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगता है। वहाँ पे कियानिया उन लोगों से कहता है कि इतना ही दम है क्या तुम्हारे फायदे इमॉर्टल सेक्टर के अंदर, तुम लोग तो मुर्गी बराबर भी नहीं हो। वहाँ पे ये लोग एल्डर्स भी हैरान थे कि यहाँ पे कियानिया का जो अटैक है वो यहाँ पे बाकी टेक्निक्स को डिओवर कर रहा है। हम लोग उसी 3 दाढ़ी वाले एल्डर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि उसने अकेले यहाँ पे 15 एल्डर्स को हैंडल कर लिया। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है जो कि यहाँ पे ग्रेट असैसिन रियलम पे भी ना हो? इस पे लिन फेंग आगे से ये कहता है कि उन लोगों ने आज तक ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं देखा। लेकिन गोल्डन सर्पेंट को ये लग रहा था कि यहाँ पे कियानिया ने किसी तरीके की फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसके बाद या तो वो एलिमिनेट हो जाएगी या फिर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। वहीं पे कियानिया उन लोगों को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम तीनों आके फाइट क्यों नहीं करते, फालतू की बकवास क्यों पेल रहे हो, आओ फाइट करो ना। जिसपे गोल्डन सर्पेंट उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा मुंह ही चीर दूंगी। इसके बाद बाकी दोनों एल्डर्स भी यहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि उन्हें यही लग रहा था अगर कियानिया जिंदा बच गया तो फिर वो 1 सेंचुरी के अंदर ही इन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। इसके बाद वो तीनों एल्डर्स एक साथ यहाँ पे कियानिया के ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं और उसे यहाँ पे वीक करने लगते हैं। और फिर हम लोग कियानिया को देखते हैं अब इसकी फटती जा रही थी। वो मन के अंदर यही सोच रहा था अगर ये जो उसे जल्दी ट्रेजर दे देता तो वो यहाँ से भाग ही जाता, ये फाइट होती ही ना। देखा हरामी को फाइट करने के वो था कि फाइट करेगा लेकिन भागने के लिए रेडी था। इसके बाद वो इन सभी कल्टीवेटर्स को भी गाली देता है कहते हुए कि 18 कल्टीवेटर आए हैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उस टाइम पे वो 3 दाढ़ी वाला एल्डर तेजी के साथ आगे बढ़ता है जो कि कियानिया के ड्रैगन को चीरता हुआ सीधा उसके मुंह के ऊपर गड़ाम से घूसा मारता है, जिससे कियानिया लड़खड़ाते हुए सीधा जमीन में जा घुसता है और वहीं पे ही घायल होकर गिर जाता है। मौसी को तो उसकी चिंता हो रही थी लेकिन ये जो हमेशा की तरीके उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इन लोगों को हैंडल कर दोगे लेकिन तुम्हारी हालत तो कुत्ते जैसी हो गई है, कस के सुताई हुई है तुम्हारे, देखने से लगता है। वहीं पे वो आगे से कहता है बड़ा डिसअपॉइंट हुआ है मैं तुमसे, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट। जिसपे कियानिया चिढ़ते हुए कहता है कि कम से कम वो यहाँ पे भाग तो सकता है लेकिन ये जो तो भाग भी नहीं सकता। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक एल्डर आगे से यहाँ पे किसी तरीके के आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है जो कि यहाँ पे परफॉर्म डिमेंशन को चारों तरफ से घेर लेता है। वहीं पे वो उन लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा भाग नहीं सकता है। हमें पता चलता है कि ये स्पेशल कंपास है जो कि पूरे इलाके को सील कर दिया, यानी कि ये लोग भाग नहीं सकते हैं, इन्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। जूनियन आगे से बताता है कि उसे इस एशियन रिकॉर्ड के बारे में पता है। 300 साल पहले इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था नॉर्थ सी डिजास्टर को रोकने के लिए और तब उन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए 30% नॉर्थ सी सुखा दिया था। 30% बहुत ही ज्यादा होता है, कनाडा बड़ा हो जाएगा अगर इतना धरती से पानी सूख गया तो। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे एशियन डिमांड गॉड भी आ जाए तो भी वो यहाँ पे अपनी जान नहीं बचा सकता है। वहीं पे हम लोग कियानिया को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि खेल खत्म है भैया, मैं तो यहीं पे ही मरने वाला हूँ। पर उसी टाइम पे यूनियन ये जो उनकी तरफ देखता है तो वो बड़ा चिल था, वो बड़े आराम से यहाँ पे चिप्स खाया जा रहा था। जिसपे कियानिया उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इसी तरीके से खाओगे क्या? वहीं पे कियानिया अपने मन के अंदर सोचता अगर इस बेवकूफ के साथ मर गया तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। खैर इसके बाद ये जो अपने हाथ वाथ साफ करता है और वो मौसी से कहता है कि कुकिंग बढ़िया है, मुझे अगली बार हनी बेस्ड फ्लेवर चाहिए और थोड़ी सी आइसक्रीम हो डेजर्ट में तो बढ़िया रहेगा। जिसपे मौसी आगे से कहती है कि ये खाने के लिए हम लोग जिंदा बचेंगे, जिसपे ये जोन आगे से कहता है ऑफ कोर्स बचेंगे। जिसके बाद वो यहाँ से डायरेक्ट उन सभी एल्डर्स के सामने टेलीपोर्ट मारता है तो वो सभी एल्डर्स उससे कहते हैं कि चेहरा दिखा ही दिया तुमने नई दुल्हन की तरीके। जिसपे ये जोन आगे से कहता है तुमने मेरे डिसेबल को मार मार के पंचिंग बैग बना दिया, मास्टर होने के तौर पे मुझे बीच में तो आना पड़ेगा ही ना। नीचे से कियानिया उसे गाली देता है कि साले इतना भी बेइज्जती ना कर मेरी। खैर इसके बाद वो सभी एल्डर्स एकदम फुल ईगो में थे। वो आगे से येजुन से कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य बन चुका है, हम तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारी खाल नोच लेंगे, तुम्हारे हाथ पैर फाड़ देंगे और एक एक करके उन्हें चूरा बना के हवा में मिला देंगे। गोल्डन सर्पेंट आगे से कहती है कि ये तो सिर्फ बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे है, इसका डिसेबल स्ट्रॉन्ग था क्या, हम तो इसे यहाँ पे कच्चा चबा जाएंगे। जिसके बाद वो सभी एल्डर्स एक साथ यहाँ पे येजुन के ऊपर धावा बोल देते हैं बिना कोई तरस खाए हुए। सिस्टम जैसे ही यहाँ पे इतना खतरनाक थ्रेट डिटेक्ट करता है तो वो यहाँ पे येजुन की कल्टीवेशन को मिड स्टेज ग्रेट असैसिन रियलम पे शिफ्ट मार देता है और जैसे ही यहाँ पे येजुन की कल्टीवेशन शिफ्ट मारती है तो वो यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है और इन सभी की सील, इनके अटैक, उन सभी को ब्लॉक करते हैं, उन्हें तोड़ देता है और उन लोगों से कहता है इतने कमजोर हो यार, तरस आ गया मुझे तुम्हारे ऊपर। वहीं पे यूनियन तो हैरानी हो जाता है कि उनके सेक्टर में कोई इतना पावरफुल कल्टीवेटर भी है क्या। वहीं पे कियानिया का पूरा मुंह बन चुका था, वो आगे से कहता है कि ये फेयर नहीं है, चीटिंग करता है तू। वहीं पे वो एल्डर्स भी हैरान हो गए थे येजुन के कल्टीवेशन को बढ़ता हुआ देख के और येजुन उन लोगों से कहता है कि यही तो तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पे गोल्डन सर्पेंट येजुन के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, जानकारी गलत थी,
है तो ये सिर्फ मिड स्टेज का ग्रेट एसेसन कल्टीवेटर ही ना, एक साथ मिलकर हम सभी इसको निचोड़ भी देंगे और रस्सी के ऊपर टांग के सुखा भी देंगे, जिसके बाद वो लोग यहाँ पे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद वहाँ पे जो भी एल्डर थे वो सभी अपनी अपनी टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। कोई अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है, कोई अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है, कोई हेवेंस का इस्तेमाल करता है, जिस पे येजुन को उन लोगों को इस तरीके से मेहनत करता हुआ देख के बस मजा ही आ रहा था। हम लोग देखते हैं कि जब उन सभी एल्डर्स ने यहाँ पे अपना जो भी था उनके पास उन सभी से यहाँ पे येजुन के ऊपर हमला किया तो बंदा हिल नहीं रहा था वहां से, जिसको देख के यूनियन काफी ज्यादा घबरा गया था कि येजुन वहां से हिल क्यों नहीं रहा। अगर इतने सभी लोग उसके ऊपर एक साथ हमला करेंगे तो फिर उसका यहाँ पे मरना तय है। कि यानी को भी यही लगता है कि येजुन कहीं गिव अप तो नहीं कर दिया, लेकिन सभी अटैक के धमाकों के बावजूद येजुन को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो उन लोगों से कहता है तुम लोग मेरा एक बाल नहीं उखाड़ पाए, क्या मुझे घंटा मारोगे। दरअसल येजुन की ये अनडाइंग टायरेंट बॉडी टेक्निक थी जो कि यहाँ पे उसे इतनी ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्टिव बॉडी दे देता है कि उसका बाल भी बाका ना हो सके। वो सभी एल्डर्स ये देख के हैरान हो गए थे कि येजुन को एक खरोच तक नहीं आई। उन सभी 15 एल्डर्स ने एक साथ उसके ऊपर हमला किया था, इसके बावजूद बंदा हिला तक नहीं वहां से। वहीं पे कियानी अभी भी सपना देख रहा था कि वो येजुन को हरा के उससे यहाँ पे ये सभी चीजें छीन सकता है। कर इसके बाद येजुन पलक झपकते हैं यहाँ पे एक एल्डर के सामने आता है। वो एल्डर्स पूछ ही रहा था कि तुम कौन हो। उतने में येजुन उसका मुंह पकड़ता है और उसकी गर्दन उखाड़ देता है और उससे कहता है कि फालतू में बात क्यों कर रहे हो भाई, जब तुम मरने ही वाले हो। इसके बाद येजुन इसी तरीके से वहां पे पूरे तरीके से कत्लेआम मचा देता है। जो भी एल्डर उसके सामने आता वो उसका मुंह पकड़ता, उसका मुंह चीर देता और इसी तरीके से वो यहाँ पे चीर फाड़ मचाते हुए लगातार एक एक करके एल्डर्स को मारते जा रहा था। एंड लुक एट दैट फेस, भाई पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा है इस मासेकर को। इसके बाद हम लोग येजुन को यहाँ पे बिजली के जैसे भागते हुए देखते हैं जो कि एक एक एल्डर को पकड़ता और उन्हें चीरते फाड़ते जा रहा था। वहीं पे वो सभी एल्डर्स अब यहाँ पे येजुन से घबराने लगते हैं तो वो अपनी जान बचा के भाग रहे थे और जो ग्रेट एल्डर्स थे उनसे यहाँ पे कह रहे थे कि हमारी जान बचा लो। तब येजुन उसके पीछे आ रहा था उसकी मुंडी फोड़ने के लिए। उतने में यहाँ पे 3 दाढ़ी वाला एल्डर सामने आता है जो कि येजुन के पंच को अपनी बॉडी के ऊपर ले लेता है। साथ में उसने यहाँ पे अपनी स्पिरिट को भी अवेकन किया हुआ था जो कि टाइगर स्पिरिट थी और येजुन उसके ऊपर पूरी ताकत से पंच मारा था, लेकिन वो एल्डर वहां से हिलता तक नहीं है, जिसपे बाकी एल्डर्स को ये लगता है कि उन लोगों का वनरेबल एल्डर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। उसको देख के येजुन भी हैरान हो गया था कि यार तुम्हें बड़ा दम है यार, और वो यहाँ पे दूसरे पंच की तैयारी कर रहा था ये कहते हुए कि चलो देखते हैं कि कब तक टिक पाते हो। लेकिन हम लोग एल्डर को देखते और उनकी अंदर से फटी पड़ी थी। वो हम लोगों को बता रहे थे कि उनकी स्पेशल बॉडी यहाँ पे रिफाइन की गई है और उन्होंने यहाँ पे बीस्ट फ्यूल के साथ में अपनी बॉडी को इम्प्रिंट किया हुआ है, जिससे उनकी यहाँ पे जो टफनेस है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद येजुन के एक पंच ने उन्हें हिला डाला है। अगर वो एक दूसरा पंच और ले लेते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे और धाराशायी हो जाएंगे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे उस सरपेंट लेडी को देखते हैं जो कि आगे से अपने सरपेंट को यहाँ पे रिलीज करती है और वो चिल्ला चिल्ला के येजुन से कह रही थी कि उसे यकीन नहीं कि वो यहाँ पे इन सभी के अटैक्स को अकेले हैंडल कर सकता है, यानी कि इन 3 कल्टीवेटर्स जिसके बारे में बता रहा था। जिसपे येजुन यहाँ पे सारा फोकस अब सरपेंट लेडी की तरफ कर देता है और सरपेंट लेडी आगे से यहाँ पे चायोटिक ब्रेथ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए येजुन के ऊपर कई सारे स्लैशेस मारती है। साइड से हम लोग उन 3 दाढ़ी वाले एल्डर को देखते हैं जो कि येजुन के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ रहे थे, ये कहते हुए कि देखते हैं कि तुम हमारी इस टेक्निक से कैसे बचते हो। जिसके बाद वो भी येजुन के ऊपर एकदम पावरफुल पंच मारते हैं जिसका ब्लो येजुन तक जा रहा था। ऐसे सिस्टम यहाँ पे एनिमी पावर को डिटेक्ट करता है जो कि यहाँ पे लेट स्टेज ग्रेट असैसिन पावर था, इसलिए वो यहाँ पे येजुन के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और येजुन को यहाँ पे पीक ग्रेट असैसिन रियलम की पावर दे देता है, जिससे येजुन की कल्टीवेशन दोबारा यहाँ पे बढ़ती है और उसकी कल्टीवेशन बढ़ने से इन लोगों का जो अटैक था वो भी अब यहाँ पे सप्रेस हो जाता है और वो इजिली यहाँ पे बिना कुछ करे ही इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। जिसपे ये लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि सेक्ट की दोबारा जानकारी गलत थी, वो तो पहले से ही गलत थी, अब क्या चीख रही हो। घुटनों के साथ साथ दिमाग में भी तेल लगाया करो, दोनों दुरुस्त रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि हमला करने के लिए जा रहा था। वो उन लोगों से कहता है कि यार तुम लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे अटैक दिए, अब मेरी बारी भी तो है, मुझे भी तो एहसान चुकाने दो। जिस पे इन लोगों को चोक ले जाती है क्योंकि अगर उसने अटैक किया तो ये लोग किसी लायक नहीं बचेंगे। इसलिए सरपेंट लेडी आगे से कहती है कि अब उन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे उनके सेक्ट की फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसपे उन दोनों एल्डर्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं सकते थे क्योंकि हार का मतलब सीधा मौत है। खैर इसके बाद सबसे पहले वो दाढ़ी वाला लीडर यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है येजुन से कहते हुए कि ये उन लोगों की यहाँ पे सबसे खतरनाक टेक्निक है क्योंकि ये टेक्निक यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स ने बनाई थी और येजुन को यहाँ पे गर्व फील करना चाहिए कि वो इस टेक्निक से मारने वाला है। वहाँ पे ये तीनों जैसे उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो इनके चेहरे के ऊपर इम्प्रिंट या फिर कोई मार्क आ जाते हैं। बाकी एल्डर से हम लोगों को पता चलता है कि ये लेजेंडरी फेदर इमॉर्टल सेट की एक्सक्लूसिव सीक्रेट आर्ट है इमॉर्टल डाओ इम्प्रिंट। ये टेक्निक जब इस्तेमाल की जाती है तो इसका इस्तेमाल सिर्फ सेक्ट फाउंडर्स ही कर सकते हैं और इस टेक्निक को बनाने वाले वही लोग थे। जो भी लोग इसको यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं तो फिर उन्हें कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वर्ल्ड इमॉर्टल रियलम जितनी शक्ति मिल जाती है, लेकिन बाद में उन लोगों की फाउंडेशन भी इससे डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस पे सभी एल्डर्स को ये लग रहा था कि ये जो उनका तो खेल खत्म है भैया, लेकिन लोगों को ये तो नहीं पता ना कि बंदा साला चीट कोड लेके पैदा हुआ है। हम लोग कियाने और यूनियन को भी देखते हैं और वो दोनों भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं इस टेक्निक को
देख के उन लोगों को ये लग रहा था कि येजुन का तो खेल खत्म है। हम लोग उस दाढ़ी वाले एल्डर को देखते हैं जिससे एकदम भयानक सी पावर उसे अपनी बॉडी के अंदर फील हो रही थी, एकदम बाउंडलेस स्ट्रेंथ है। लिनफेंग आगे से कहता है कि उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन लोगों को पता है इस टेक्निक का इस्तेमाल करने का प्राइस क्या है, लेकिन उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लोग यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेक्ट को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है भले उनकी फाउंडेशन ही क्रिपल क्यों ना हो जाए। जिसके बाद वो तीनों एक साथ यहाँ पे ग्रेट इनहाइलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और एक साथ येजुन के ऊपर उसे रिलीज कर देते हैं। इसको देख के येजुन के चेहरे के ऊपर मुस्कान आती है और वो आगे से कहती है आ गया। जिसके बाद वो भी यहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर मैनिफेस्टेशन को रिलीज करता है। इसी के साथ वो यहाँ पे हेवेंस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से कहता है नीचे झुको, और वो इसलिए उनकी इनहाइलेशन बीम को एक बार में ही रोकता है और उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसको देख के उन तीनों एल्डर्स को चोक ले जाती है और सबसे ज्यादा चोक तो यहाँ पे कियानिए को लगी थी। वो मन के अंदर सोचता है कि ये वही मैनिफेस्टेशन है जो सीक्रेट रियलम के अंदर देखी गई थी, लेकिन अब इसका प्रेशर और इसका ऑरा यहाँ पे उससे कई गुना ज्यादा है। वहीं पे ये दोनों एल्डर्स देख के हैरान हो गए थे कि इनकी इनहाइलेशन बीम एक बार में ही डिस्ट्रॉय हो गई। और ये जो उन लोगों से कहता है कि अब तो वो सीरियस हुआ है, अब तक तो वो कैजुअल फाइट कर रहा था। लेकिन ओल्ड सरपेंट इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही थी। वो आगे से कहती ये सब पुरानी ट्रिक्स है, हम लोगों के ऊपर काम नहीं करती। जिस पे यूजुन आगे से कहता है मजाक नहीं करता मैं दादी। जिसके बाद वो हेवेंस फिंगर का इस्तेमाल उन तीनों एल्डर्स के ऊपर खटाखट करता है, जिससे उन तीनों एल्डर्स की आत्मा काव हो जाती है, जिससे हेवेंस फिंगर उनके छू के निकलती है। जिसके बाद ये जो बचे हुए एल्डर्स की तरफ देखता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम्हें भी प्रसाद मिलेगा। जिसपे वो लोग येजुन को डीमन कहते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं कि ये पक्का साला इमोर्टल है, वो इमोर्टल मॉन्स्टर जो यहाँ पे रीबॉर्न हुआ है। लेकिन उनके भागने का भी कोई फायदा नहीं था। येजुन उनके ऊपर भी अटैक करता है और उनको भी लपेटे में ले लेता है। वहीं पे ये दोनों एल्डर्स देख के हैरान हो गए थे कि येजुन ने बस अपने हाथों से ग्रेट एल्सन रियलम के कल्टीवेटर्स को चीर फाड़ दिया। जिसके बाद इन लोगों की फटी सेलेस्टियल एम्परर को देखते हैं और ये लोग दुम दबा के भागते हैं। जिसपे येजुन सेलेस्टियल एम्परर के हाथों का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को पकड़ता है। ये कहते हुए कहां भाग रहे हो भाई, अभी डेजर्ट तो बाकी है, रसगुल्ला तो खा के जाओ। खैर अब इसके बाद स्क्रिप्ट के हिसाब से वही लाइन कि तुमको फेदर इमॉर्टल सेट से डर नहीं लगता क्या, वो तुम लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। तुम लोग कोर एल्डर्स हो, यहाँ पे आगे कुछ उखाड़ नहीं पाए, आगे क्या उसका कुछ उखाड़ पाओगे। खैर इसके बाद ये जो उन लोगों को पकड़ता है और पटाखों तरीके उन्हें फोड़ देता है और खून उसके हाथों में जा लगता है। जिसके बाद ये जो नीचे देखता है और आगे से कहता है कि चलो भैया इन लोगों का तो काम खत्म हो गया, अब रही बात मेरे प्यारे डिसाइपल की, अब उसकी बारी है। जिसके बाद ये जो जैसे जैसे स्लोमो में एकदम नीचे आ रहा था वैसे वैसे हम लोग कियानी की फटते हुए देखते हैं और ये अपने मन के अंदर खुद से ही कहता है लग गए भैया बड़े वाले। खैर इसके बाद ये जो नीचे आता है तो जाओ उससे कहता है कि आपको कोई चिला वेला चाहिए, चाय वाय लाने के लिए मैं हूँ। लेकिन कियान जो उसको साइड करते हुए ये जो उनसे कहते हैं तुम्हारे कंधे दर्द कर रहे हैं, मैं दबा दूं लाओ। जिसपे वो दोनों आपस में मिलने लगते हैं। उन पे यो नहीं आना। ये जो उनसे कहता है कि शुक्रिया भैया हम लोगों की जान बचाने के लिए, और कब तक प्लान इसी तरीके से हम लोगों को सरप्राइज देते रहोगे। कुछ दिन इस तरीके के और सरप्राइज दिए तो सीधा नरक में ही हमारी मुलाकात होगी। जिसपे ये जो उन लोगों से कहता है बी हम्बल बी हम्बल, कभी भी एक एक्सपर्ट अपनी असलियत नहीं दिखाता, छुप के ही रहता है। वहीं पे हम लोग कियान ये को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि अब तो मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं सकता, ये तो मेरी गुद्दी टटका देंगे। वहीं पे वो ये जो उनको गाली ही दिए ही जा रहा था और वो कह रहा था कि मैंने इससे ज्यादा सीमलेस बंदा नहीं देखा, इतना ज्यादा झूठ बोलता है ये, डीडी भी इससे 2 कदम पीछे है। खैर इसके बाद यूजुन के जरा कियान के ऊपर जाते हैं, उससे कहता है कि बालक तुम अभी भी। जिसके बाद ये जो जाओ से कहता है कि जरा तुम इसकी चटनी बना दोगे, आज मुझे लेग पीस के साथ हरी चटनी खानी है। इसके बाद हम लोग बची हुई चटनी यहाँ पे पेड़ के अंदर डाल देंगे खाद के तौर पे। जिसपे जाओ आगे से कहता है ये तो बढ़िया प्लान है, वो सॉर्ड वर्ड निकाल लेता है चटनी बनाने के लिए। ये तो कहो कि यार ये तुरंत अपने घुटने टेक देता है और यूजन से भीख मांगने लगता है कि उसको एक और चांस दिया जाए। जिसपे यूजन उससे कहता है कि कुछ समय पहले तो तुम एकदम टफ एक्ट कर रहे थे, एकदम ईगो से भरे हुए कि हमारी ही चटनी बना दोगे, हमें भीख मांगनी पड़ेगी तब कहीं तुम जाके हमें बचा पाओगे। जिसपे कियान आगे से माफी मांगते हुए कहता है कि वो बौखला गया था, अंधा हो गया था, उसे एक और चांस दिया जाए। जिस पर येजुन आगे से कहता है तो फिर धड़ाधड़ अपने मुंह के ऊपर चट्टे मारो और जब मैं बोलूंगा तब रुकना। जिस पे कियान ये काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए मजबूरन चट्टे पे चट्टे बजाने पड़ते हैं। जिसके बाद जो भाई चट्टे के चट्टे आवाज आते पूछो नहीं, चटा चट चटा चट। मौजी को तो यहाँ पे कियानी के लिए बुरा लगने लगता है, कहीं बेचारा मर ना जाए। वहीं पे यूनियन को भी बुरा लग रहा था, भले कियान एकदम हरामी मानुस है, कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन उसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। अगर वो इसी तरीके से येजुन को यहाँ पे फॉलो करेगा तो फिर उसकी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो बढ़ते ही रहेगी, जिससे सेक्ट को भी फायदा होगा। इसलिए वो यहाँ पे येजुन से कहता है कि उसने सेक्ट को धोखा दिया है, जिसके लिए मौत एकदम बढ़िया जवाब है। लेकिन इसके बावजूद वो चाहता है कि यहाँ पे कियानी को एक और मौका दिया जाए और उसे माउंटेन भेज दिया जाए, जहाँ पे वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करेगा। जिसके लिए येजुन मान जाता है और वो यहाँ पे कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट अनअवॉइडेबल है, इसे माउंटेन में जाके अपनी गलतियों का पश्चाताप करना पड़ेगा। वहीं पे हम लोग कियानी को देखते हैं जिसका भाई मुंह सूज गया था पूरी तरीके से एकदम, और इसके गालों को देख के मेरे
मेरे अंदर बस एक ही ख्याल आ रहा है कि इसके गालों को जैसे पकड़ते नहीं प्यार से, वैसे पकड़ के चीख देगा दर्द के मारे। खैर ये यजुन से शुक्रिया कहता है उसके ऊपर दया दिखाने के लिए, उसकी जान लेने के लिए, जिसके बाद वो तुरंत माउंटेन में भाग जाता है क्योंकि गर्मा गर्मी का माहौल है, कभी भी लपेटा जा सकता है दोबारा। वहीं पे यूनियन यजुन से भी कहता है कि डबल नजर रखना हरामी के ऊपर, कभी भी धोखा दे सकता है साला। वहीं पे ज़ॉबी आगे से ये कहता है कि हमें उसके ऊपर नजर रखनी ही पड़ेगी, कभी भी ये हमें धोखा दे सकता है। लेकिन ज्ञानजू आगे से कहती है कि हमें थोड़ा सा शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके टैलेंट की वजह से ही वो लोग यहाँ पे इतना सब कुछ देख पा रहे हैं। वहीं पे ये जो लोगों से माफी मांगता है कि ये उसी की गलती है कि वो यहाँ पे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसे पूरी तरीके से डिसिप्लिन देगा। वो मन के अंदर सोचता है कि इसकी हरकतें इतनी ज्यादा भयानक रहती, इनको देख के मजा आता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। और ऊपर से ना चाहते हुए जब ये मुस्कुराता है वो तो प्राइसलेस है। खैर इसके बाद वो दोबारा एकदम आराम से लेट जाता है और मौसी से कहता है कि जल्दी से हॉट पॉट बनाओ, एकदम चिकन लेग पीस डार्क में, जिसमें वो कुलचा कलची निकाल के कहती है कि अभी लाई। वहीं पे ये तीनों दोबारा हैरान कि ये बंदा अभी लड़के आया क्या। इसके बाद हम लोग कियाने को देखते हैं जो कि माउंटेन पे अपना पश्चाताप कर रहा था, और ये पश्चाताप की जगह पे और ज्यादा येजुन को कोस रहा था, ये कहते हुए कि वो हमेशा लकी रहेगा नहीं, जब भी मौका मिलेगा तब वो उसकी गुड्डी दबोच लेगा। बाय द वे हमें इसके रिफ्लेक्शन में इसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही खतरनाक था। पहली बार जब इसको पढ़ा था तो बुरा लगा था, दूसरी बार पढ़ा था थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, मजा आ रहा है। खैर इसके बाद हम लोग बुद्धे से स्टेट को देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कियाने ने जो तबाही मचाई थी उसी के बारे में बात हो रही थी कि येजुन तो साला डिवाइन स्पिरिट का कल्टीवेटर निकला, साथ ही में उसका डिसेबल भी कुछ कम नहीं। वही में हम लोग एक मॉन्क को देखते हैं जो कि इसी बारे में बात कर रहा था कि उस आर्मी के अंदर उसका बड़ा भाई भी था जो कि यहाँ पे कियाने ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। अब मजबूरन उसे यहाँ पे अपनी सिस्टर इन लॉ का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये कहते हुए इसके चेहरे पे मुस्कान देखो और शर्माहट देखो तुम एक बार, इसका भाई भी स्वर्ग से इसे गालियां दे रहा होगा कि क्या सांप पाल रखा था मैंने। खैर इसके बाद हम लोग स्पिरिट रोवेंस को देखते हैं जहाँ पे हम लोग उस हरामी मानुस को दोबारा देखते हैं। इसकी भी बिल्डिंग सेट होगी, बस इंतजार करो तुम। और ये तो कुछ ज्यादा ही नीच आदमी, इसके लिए तो मुझे दया तक नहीं आई, इसकी भी फील्डिंग लोड हो रही है। जिसके बाद हम लोग फेदर इमॉर्टल सेक्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग जाओ को देखते हैं। जब उसको पता चलता है कि यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट ने एल्डर्स को भेजा था, वो सभी बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत मारे गए हैं, तो बंदे का विश्वास दोबारा टूट जाता है। ये भी यूजन को कोसते हुए कहता है कि साले ने अपनी कल्टीवेशन छुपा के रखी थी बस मेरे साथ खेलने के लिए। और ये मन के अंदर सोचता है कि इसे लगा था जब ये बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे पहुंच जाएगा तभी ये यूजन के साथ फाइट कर पाएगा, लेकिन अब इसका सपना टूट के बिखर गया है। वहीं पे जो एल्डर था वो भी यहाँ पे साउ से कहता है कि विश्वास बनाए रखो, तुम यहाँ पे डेस्टिनेटेड हो इमॉर्टल बनने के लिए, और तुम्हारे सामने वो ग्रेट असेसन कुछ भी नहीं अगर तुम इमॉर्टल बन जाते हो तो। जिसपे इसका विश्वास दोबारा जुड़ने लगता है। ये यही कहता है कि जब ये यहाँ पे इमॉर्टलिटी हासिल कर लेगा तब ये जो उसके सामने कहीं टिक पाएगा, भले वो ग्रेट असेसन पे ही क्यों ना हो। पहले बेटा तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जिसके बाद ये कानून पेलना। सहारे पे चलता है ये बंदा इतने समय, इसके बावजूद इसके डायलॉग देखो तुम। खैर इसके बाद एल्डर मो से कहता है कि हायर अप्स को बता दो कि वो यहाँ पे सुप्रीम यंग ट्रेजर को खोलने के लिए राजी हो चुका है। जिसपे एल्डर उससे कहता है कि दोबारा सोच लो, अभी इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जिसपे जाओ आगे से कहता है कि अब उसे सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज चाहिए, उसका एक ही गोल है जो कि है यहाँ पे पावर। इसके लिए वो यहाँ पे सोलर ट्रू फ्लेम को भी हासिल करने को राजी है क्योंकि यही उसका वो फेट है। इसके बाद ये चीखते हुए कहता है, जिसके बाद ये डायरेक्ट निर्वाणा के अंदर रीबर्थ लेगा। इसके बाद ये कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। वहीं पे एल्डर चला जाता है हायर अप्स को उसके बारे में बताने के लिए। वहीं पे इसने अटूट गोल बना लिया था कि ये जो उनकी बिल्डिंग सेट करके रहेगा उसका अंत यही करेगा अपने हाथों से। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 3 महीनों के बाद का होता है। हम लोग येजुन को देखते हैं और इसकी एकदम जो डिमांडें थी वो एकदम हाई फाई हो गई थी। अब बंदे को यहाँ पे 1982 की लाते कॉफी चाहिए थी। लाते बढ़ेंगे कॉफी की जगह पे अगर ऐसी डिमांड रखी तो। खैर इसने कॉफी नहीं यहाँ पे वाइन मंगाई थी जो कि यहाँ पे कियानी सर्व कर रहा था। आई कैन सी डिफरेंस, बंदा डिसिप्लिन हो गया है। वहीं पे येजुन कहता है बढ़िया है, अच्छे से पकाई है तुमने, अबे अंदर थोड़ी ना डाली थी उसने फर्मेंट करने के लिए। वहीं पे कियानी हम लोगों को बताता है कि एक और दूसरा डेल्यूजनल एपिसोड है जहाँ पे येजुन दोबारा मेनियक की तरीके एक्टिंग करेगा। खैर इसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि यहाँ पे डेली चेक इन में उसे एकदम भयानक रिवॉर्ड मिलता है। येजुन उससे पूछता है सिस्टम ब्रो क्या लेके आए हो इस बार, जिसपे सिस्टम उसे बताता है कि आपने जैकपॉट हिट मारा है भैया, आपको मिला है सुप्रीम माउंट। इस पे येजुन एकदम हैरान, वो आगे से कहता है सुप्रीम माउंट ये क्या चीज है भाई, और एक्साइटमेंट में इससे का गिलास नीचे गिर जाता है जिससे वाइन बह जाती है और माफी ये मांगता है तड़ा है क्या बे इसका। और ये जो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता, वो आगे से कहता है कि और ना ज्यादा परेशान करो भाई, बता दो कि ये कैसा माउंट है। जिसपे सिस्टम उसे बताता है कि ये कुनपेंग है। हालांकि ये भी एक छोटा सा बच्चा है, मतलब 18 से 11 साल के बीच में, जुवेनाइल उन्हें को ही बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ग्रेट असेसन रियलम पे ही है। और सिस्टम उससे कहता है अच्छे से ध्यान रखना, इसका खाना पीना कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें खा जाएगा।
और हमें पता चलता है कि कुनपेंग दरअसल में कोई छोटा मोटा माउंट नहीं, वेल है, एकदम भारी भरकम वेल। और ऊपर से इसको वरदान प्राप्त है कि ये पानी में तो नहीं, आसमान में भी उड़ सकता है। और क्योंकि ये एशियन डिवाइन बीस्ट है, इसलिए इसके पास लिमिटेड पोटेंशियल है, यानी कि कितना भी आगे बढ़ सकता है ये। मतलब कि इसका धरती पे होना ही बहुत बड़ी ज्यादा बात है। क्या बोलते हैं भाई उसको, जो विलुप्त, हाँ विलुप्त होने की कगार पे है ये। हम लोग येजुन को देखते हैं और इसका खुशी का ठिकाना नहीं। ये आगे से कहता है मुझ जैसे हैंडसम बंदे को इसी तरीके का माउंट चाहिए। कुनपेंग जैसा माउंट हर एक कल्टीवेशन प्रोटैगनिस्ट मांगता है, लेकिन मिलता किसी को नहीं। ये वरदान मुझे ही मिला है। वहीं पे कियान ने दोबारा अपने मन के अंदर सोचता है ये क्या खा के पैदा हुआ है भाई, एक तो साला ऐसा सिस्टम मिल गया, ऊपर से सारा लग इसी की बुंड में घुसा है क्या। जब देखो तभी से कुछ भयानक चीजें मिलती ही रहती हैं। जिसके बाद हम लोग मौसी को देखते हैं जो कि भागते हुए आ रहे थे येजुन के पास में। यूनियन ने इसे भेजा है किसी काम से। मौसी येजुन को बताती है कि ये इनविटेशन है, यूनियन ने आपके पास भेजा है। येजुन उस इनविटेशन को पढ़ता है तो फिर हमें पता चलता है जुवे क्लैन का जो यहाँ पे एल्डर है वो यहाँ पे टेलीविजन रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए वो यहाँ पे दावत बांट रहा है सभी लोगों को। ये उसी क्लैन की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं लौंडा देखा था, जिसके मैं चीख चीख के कह रहा हूँ इसकी बिल्डिंग सेट है, अब सेट है उसकी बिल्डिंग। खैर येजुन को समझ में आ जाता है कि बुड्ढा कुछ नहीं, बस फ्लेक्स मारना चाहता है अपने कल्टीवेशन का, और कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो दावत बांटते फिर रहा है। वह पे कियान येजुन से कहता है कि यहाँ पे जो जू क्लैन का एंसेस्टर है वो सिर्फ सूडो इमोर्टल है, वो पूरी तरीके से ट्रू इमोर्टल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों से ज्यादा पावरफुल है वो। और ऊपर से परफॉर्म हेवन सेट के इतने एनिमी है, इसलिए दावत के अंदर जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन येजुन को क्या फर्क पड़ता है, वो आगे से कहता है कि हम जाएंगे, क्योंकि यही तो एक तरीका है जिससे वो यहाँ पे अपने माउंट का शो ऑफ कर पाएगा सब लोगों के सामने। उसी टाइम पे सिस्टम में येजुन को एकदम नया मिशन दे देता है कि अपने माउंट को ले जाओ दावत के अंदर और पूरा शो ऑफ मार दो, सभी लोगों को गुर्दे छील दो, जला मारो सबको, जिसके बाद बदले में हमसे रिवॉर्ड लो आके। जिसपे येजुन भी आगे से कहता है यार तुम्हारी टाइमिंग का कोई जवाब नहीं है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है और उन दोनों से कहता है कि हम लोग जाने वाले हैं। वहीं पे कियान ने दोबारा हैरान कि इतना ज्यादा ये कॉन्फिडेंट कैसे है बंदा ये। खैर इसके बाद ये जो यहाँ पे चुटकी बजाता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि कुनपेंग वहां पे आने लगता है। और ये इतना ज्यादा बड़ा था कि जब ये यहाँ पे आता है ना तो जो पूरा परफॉर्म ह्यूमन सेट था वो भाई काला पड़ जाता है, जैसे कि बादल ने घेर लिया हो। जो बिस्ट थे वो घबरा जाते हैं क्योंकि कुनपेंग उन लोगों का एक तरीके से ग्रैंड फादर है। सेक्ट वाले घबरा जाते हैं कि अब किस बिस्ट ने अंडर अटैक कर दिया भाई हम लोगों को। वहीं पे कुनपेंग उन लोगों के ऊपर एंट्री मारता है तो ये इतना बड़ा था कि जो भी सेक्ट लीडर थे वो सभी घबरा जाते हैं। यूनियन जाओ तो भाई वेपन निकाल लेते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर ना गिरना भैया, बस दूर जाके गिरो। जिसमें यूनियन भी हैरान था कि अब ये कहां से आ गया, साला पूरे सेट की प्रोटेक्शन अरे एक्टिवेट हो गई, क्योंकि अरे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गए थे, इसलिए यहाँ पे मौजी और दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये येजुन का माउंट है। वहीं पे येजुन कुनपेंग को देख के एकदम हैरान हो गया था क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे के अंदर था। वही अपने मन के अंदर सोचता अगर ये पूरी तरीके से ग्रोथ को हासिल कर ले तो फिर पता नहीं कितना भयानक हो सकता है। वहीं पे कियाने को भी पूरी तरीके से अंदाजा नहीं था कि ये येजुन का ही माउंट है, इसलिए वो अजम्पशन कर रहा था कि कुनपेंग यहाँ पे हमला करने के लिए आया हुआ है और सेक्ट अब भाई डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसको कोई भी नहीं बचा सकता। उसी टाइम हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि बिजली की रफ्तार से कुनपेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये फाइट करने के लिए जा रहा है क्या। वहीं पे येजुन डायरेक्ट कुनपेंग के सीधा सामने ही जा चुका था, एकदम फेस के पास में। वहीं पे कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मरना चाहता है क्या, मरना है तो मरे, लेकिन हमें क्यों अपने साथ लेके डूब रहा है। वहीं पे मामला एकदम टेंस करने की कोशिश की जा रही थी कियाने के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि कुनपेंग को सहलाते हुए कहता है बाबू तुम आ गए, आपसे मैं तुम्हें प्यार से छोटू कुनपेंग बुलाऊंगा, मेरे साथ चलो स्वॉप मारते हो, बुड्ढों की बुंड जलाते हैं चल के। यूनियन आगे से कहता है कि येजुन ने बस अपने सिंगल जेस्चर से उसे यहाँ पे अपना पेट बना लिया, यानी कि छू के। इस पे जाओ कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से ही जानता है। इस पे क्यूनजवान और ज्यादा हैरानी की बात बताती है कि यहाँ पे कुनपेंग को एक मिथिकल बीस्ट बोला गया है जो कि सिर्फ एशियन टेक्स्ट के अंदर ही देखा गया है, आज तक उसे कभी नहीं देखा नहीं था किसी ने। वह यूनियन के मुताबिक जो यहाँ पे फुल ग्रोन कुनपेंग रहता है वो इतना ज्यादा बड़ा रहता है कि वो प्लैनेट्स को यहाँ पे निगल सकता है और मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करता है, लेकिन ये तो लेजेंड्स के मुताबिक काफी ज्यादा छोटा है। इस पे जाओ आगे से कहता है क्योंकि शायद से अभी भी बच्चा है, जब ये पूरा मेच्योर होगा तब इसकी यहाँ पे जो पावर है वो हम लोगों की उम्मीद से भी परे जा सकती है। वहीं पे ये जो नीचे आता है और उन लोगों से कहता है कि पैनिक ना करो, ये मेरा माउंट है। जिसपे वो लोग आगे से कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है, तुम्हें भगवान ने साक्षात आशीर्वाद दिया है कि सारे गुण तुम्हारे झोली में आके ही गिरेंगे। वहीं पे हम लोग कियाने को देखते हैं जो कि इसी बात को देख के हैरान था कि इमॉर्टल्स तरसते रहते हैं यहाँ पे कि कभी उनकी मुलाकात भी कुनपेंग के साथ हो, लेकिन येजुन के लिए ना ही वो सिर्फ नीचे आया बल्कि उसका माउंट भी बनने को राजी है। और उसको इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, उसे यही लग रहा था कि येजुन के पास इतना ज्यादा लक आता कहाँ से है। और इसी की जगह पे वो जो कि यहाँ पे दिन रात ट्रेन करता है, इसके बावजूद सिर्फ उसके चरणों की तरह पड़े रहता है, यानी कि पैरों के पास में, और तरसता रहता है कि वो यहाँ पे कभी येजुन से ज्यादा शक्तिशाली हो। कियाने के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसकी भी बातें गलत नहीं है, वो एकदम हार्ड वर्क जैसा बंदा है जो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहता है, इसके बावजूद नंबर 1 पे पहुंच नहीं सकता। वही बात है, कुछ पैदा ही माला माल होते हैं, कुछ पैदा ही कंगाल होते हैं। वहीं पे येजुन उन लोगों से कहता है कि हम लोग अलग हो जाते हैं, कुनपेंग हमारे साथ ही जा रहा है। वहीं पे येजुन को कुछ खाली खाली सा लग रहा था, जिसके बाद वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो उसका पीक था वो उसको उठा के यहाँ पे कुनपेंग के ऊपर फिक्स कर देता है। ये कहते हैं कि अब मैं फैल के लेट सकता हूँ। वहीं पे लोग यूनियन को देखते हैं जो
जो कि चीख के कहता है मालिक घर मेरा भी है उसमें, मैं कहाँ सोऊंगा। जिस पे ये ऊपर से ये कहता है कि तुम अपना देख लो, मैं चला भाई दावत ने, वहाँ पे सबको जलाना है। वहीं पे वो उन दोनों को बुलाता है और माउजी कियाने से कहती है कि चलो मास्टर बुला रहा है, जिसपे कियाने जला हुआ था। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो ये स्वीकार करता है कि यहाँ पे फेट सिर्फ ताकतवर को ही फेवर करता है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी का प्यादा बन के नहीं रहेगा। जब तक वो यहाँ पे गिव अप नहीं करता है तब तक उसके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो ये जिनका लक चुरा सकता है। खैर इसके बाद कुनपेंग यहाँ पे छलांग मारता और उड़ते हुए सीधा ज़ूक्लैंड की तरफ जाने लगता है। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि ये जो वहाँ पे सेफ भी रहेगा, वहाँ पे सूडो इमॉर्टल है आखिरकार। जिसपे कियानजी उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे ये जो की ज्यादा चिंता करते हो, चिंता तो ज़ूक्लैंड वालों को करनी चाहिए। जिसपे यूनियन आगे से कहता है कि उन लोगों ने हमें न्योता इसलिए भेजा था ताकि वो हमें डरा धमका सके, लेकिन अब उनका छोड़ा हुआ तीर उल्टा उन्हीं के अंदर घुसने वाला है जब अपने माथे के ऊपर इतना बड़ा बीस्ट देखेंगे उड़ता हुआ। जिसके बाद हम लोग ज़ूक्लैंड को देखते हैं जो कि फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर था। खैर इसके बाद हम लोग बाकी कल्टिवेटर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे ज़ूक्लैंड की तरफ जा रहे थे, क्योंकि कई सारे कल्टिवेटर और क्लैंस को यहाँ पे न्योता भेजा गया था। कोई अपनी बाटली के ऊपर उड़ते आ रहा था, कोई पक्षी के ऊपर आ रहा था, कोई ऐसे उड़ के आ रहा था, और तू साले थाली पे क्यों आ रहा है बे, और तू पत्ते पे क्यों आ रहा है। खैर जो भी ये लोग किसी ना किसी तरीके से ज़ूक्लैंड के मेन आइलैंड के ऊपर पहुंच रहे थे। इसके बाद हम लोग ज़ूक्लैंड को देखते हैं और ये लोग यहाँ पे इन लोगों की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे कि आप तो अब सूडो इमॉर्टल बन चुके हैं, आप 1000 सालों तक जिए, 2000 सालों तक जिए, लाखों सालों तक जिए, मिलियन सालों तक जिए, बस हमारे तरफ हाथ फहराते रहिएगा। आखिर में इमॉर्टल पापा यही बोलेंगे कर भला तो हो भला। वहीं पे हम लोग इसी बंदे को देखते हैं जो कि ज़ूक्लैंड का यंग मास्टर था, और मैं इसके कब से चिल्ला रहा हूँ इसकी फील्डिंग सेट है, अब इसकी फील्डिंग सच में सेट है। जो कि उन लोगों से कहता है कि ज़ूक्लैंड तुम लोगों का अच्छे से ख्याल व्याल रखेगा। वहीं पे एक बंदा आगे से कहता है क्या ज़ूक्लैंड ने यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेट को भी इनवाइट किया है। हम लोग ज़ूक्लैंड के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है ऑफ कोर्स हम लोगों ने न्योता भेजा है, लेकिन वो लोग यहाँ पे आएंगे भी, अच्छा हो वो लोग किसी रैंडम बंदे को ना भेजे, नहीं तो उन्हें गेट के अंदर ही घुसने देंगे और लात मार के भगा देंगे। जिसपे वो लोग पूछते हैं अगर ये जो खुद से आया तो, जिसपे ज़ूक्लैंड का यंग मास्टर आगे से कहता है वो साला चम्मच चोर, अगर वो आया तो फिर हम उसे घुसने ही नहीं देंगे, वो सिर्फ हमारी माइट क्लैन का ताकत देखेगा। और चम्मच चोर ये जोक मेरी ओरिजिन से रिलेटेड है। हमारे गाँव में जब शादी होती तो कुछ लोग चम्मच चुरा ले जाते थे, तो सभी लोग चम्मच चोर कह के बुलाते थे उन लोगों को। इसके बाद जो भी लोग यहाँ पे यंग मास्टर को एकदम पूरी तरीके से ये जो उनकी बुराई करे जा रहे थे कि हाँ अगर वो भी यहाँ पे आ गया तो भी वो आपको यहाँ पे सिर्फ इज्जत ही देगा, आपके सामने झुकेगा, वो करेगा आपको, क्योंकि आपके एंसेस्टर सूडो इमॉर्टल जो हैं। वह पे ये अपने मन के अंदर सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है बे, तू इतना मुझसे ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके बावजूद तुझे मेरे सामने आके झुकना ही पड़ेगा। लेकिन उसे मैं यहाँ पे कुनपेंग एंट्री मारता है, और वो जैसे यहाँ पे एंट्री मारता है तो पूरी जगह हिलने लगती है। कुनपेंग जब आगे बढ़ रहा था उसके पीछे जो वॉरशिप थी वो बेचारी नीचे ढलक जाती है। वह पे जो वॉरशिप के अंदर थे उन सभी लोगों को यहाँ पे ये जो उनका ऑरा महसूस हो रहा था जो कि यहाँ पे कुनपेंग के अंदर से आ रहा था। वह पे एक बंदा आगे से कहता है ये तो कुनपेंग है ना, जिसके बारे में सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ही लिखा गया था कि ये एंशिएंट डिवाइन बिस्ट है जो कि विलुप्त हो चुका है। वह पे सभी लोग भी यहाँ पे इसी बारे में बात कर रहे थे कि जो भी बंदा इसके ऊपर है वो सारा यहाँ पे लेवल का फ्लेक्स मार रहा है, पता नहीं किस लेवल का। वह पे कुछ लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ पे ज़ूक्लैंड के एंसेस्टर ने ब्रेक थ्रू किया है तो फिर उसी का कोई रिश्तेदार होगा जो कि यहाँ पे ग्रीटिंग्स देने के लिए आ रहा है। अब मुफट लोग इस मौके को कैसे छोड़ दे, इसीलिए हम लोग ज़ूक्लैंड के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि आगे से अपनी ही कहानी पीने लगता है, ये कहते हुए कि इस माउंट को राइड करने वाला मेरे एंसेस्टर का दोस्त है। मेरे बचपन में मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि ये लोग मुझे यहाँ पे अपने गॉड सन के रूप में लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे फादर से मना कर दिया था। शायद से यही बड़ी चीज है, वो मेमोरी अभी मेरे दिल के अंदर है। जिसपे वो लोग कहते हैं ऐसा क्या भी, जिसपे सभी लोग ज़ूक्लैंड की यहाँ पे तारीफ करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इस माउंट को राइड करने वाला कौन है, कौन हो सकता है वो। जिसपे ये जो लोगों से कहता है कि जिसको तुम तक लगाए देख रहे हो वो और कोई नहीं, तुम्हारा प्यारा परफॉर्म ह्यूमन सेक्ट का ये जुन है। जिसपे वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारा हरामी मानुस है। जिसपे एक बंदा आगे से कहता है कि सभी लोग कह रहे हैं कि परफॉर्म ह्यूमन सेक्ट एक एशियंट सेक्ट हो सकता है। अब इस कुनपेंग को देख के मुझे यकीन हो चुका है। वहीं पे सबसे बड़ा झटका यहाँ पे ज़ूक्लैंड के यंग मास्टर को लगा था। अब सभी लोग उससे कह रहे थे कि तुमने तो कोई कहानी पी ली थी ना। इस पे वो कहता है मैंने कुछ बोला क्या, मेरी जबान कट गई यार, सब फिसल जाता है, ज्यादा पी के आया हूँ मैं। जिसपे वो लोग भी उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, दादागिरी का जो हौका है, लेकिन मन के अंदर सोचते हैं इस कमीने की साली की खाल सुअर से भी ज्यादा मोटी है, कितनी भी गालियां तो अंदर नहीं घुसती। खैर इसके बाद यहाँ पे ये जो उनको ग्रीटिंग देने के लिए ज़ूक्लैंड का एंसेस्टर ही आता है जो टेलिब्यूशन रियलम है, यानी कि वही सूडो इमॉर्टल जो कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। वहीं पे ज़ूक्लैंड का एंसेस्टर जब यहाँ पे कुनपेंग का ऑरा देखता है तो वो मन के अंदर यही सोचता है अगर वो यहाँ पे इस बिस्ट को हासिल कर ले तो फिर उसकी वाहवाहियां हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ये जो भी कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेला है, मामला किसी भी पल यहाँ पे बिगड़ सकता है, इसलिए वो इस मामले को जाने ही देते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और ये जो उनको ग्रीड करते हैं तो ये जो भी आगे से यहाँ पे उन्हें ग्रीड करता है और साथ ही में ये जो उनका जो फ्लेक्स वाला मिशन था वो भी कंप्लीट हो जाता है और उसकी जो भी ट्रेनिंग एबिलिटीज थी वो यहाँ पे एक्सपीरियंस से बढ़ जाती है। वहीं पे ये जोन ज़ूक्लैंड के एंसेस्टर से कहता है बधाई हो सूडो इमॉर्टल बनने के लिए। जिसके बाद एंसेस्टर उसे यहाँ पे ज़ूक्लैंड के अंदर वेलकम करते हैं। जिसके बाद ये जो उसके दोनों चेले यहाँ पे दावत के अंदर घूम रहे थे, जहाँ पे सभी लोग ये जो के बारे में ही बात कर रहे थे कि बुद्धा वाले लोग तो इसे यहाँ पे व्हाइट हेयर डीमन बुलाते हैं, दिखने में तो एकदम पूरा चिकना
है ये? डीमन तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे कियानिया के बारे में भी बात करें तो आधी दुनिया को ये लोंडिया ही लगता है। एक बैगन और 2 नींबू साथ में लटकाए घूम रहा है, वो भी तुम्हें लड़की लगता है। साथ ही में वो लोग मौजी के बारे में भी बात कर रहे थे और मौजी ने यहाँ पे अपना चूहे वाला सर छुपा के रखा है। वहाँ पे मौजी की नजर किसी चीज के ऊपर नहीं, बस खाने के ऊपर ही थी। उसकी लाल लपके जा रही थी, जिसपे ये जो उससे कहता है कि जाओ लपेट लो यार, कौन सा हमारे पैसे का है, चम्मच जरूर ले आना। जिसपे मौजी भागते हुए टेबल की तरफ चले जाते हैं, यही सोचते हुए कि बिल्कुल भी वो होल्ड बैक नहीं करेगी। फिर इसके बाद ज़ूक्लान का यंग मास्टर आगे बढ़ता है और वो येजुन को यहाँ पे वेलकम करता है। जिसपे येजुन अपने मन के अंदर सोचता है ये जोकर कौन है, इसको मैं जानता हूँ क्या। ज़ूक्लान का यंग मास्टर येजुन को बताता भी है कि वो यहाँ पे एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, लेकिन येजुन उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। जिसपे वो बड़ा मुस्कुराते हुए कहता तो है कि हाँ उसे ठीक है पता है, लेकिन येजुन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। वो आगे से कहता है मुझसे मतलब नहीं है, चले जाओ यहाँ से। जिसपे उसकी सुलग की राख हो जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है, बस मन के अंदर ही बड़बड़ाता रहता है कि ये चम्मच चोर साला मुझे इज्जत नहीं दे रहा है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के बाकी लोगों की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, खाना खाओ जाके। इसमें उन लोगों का चेहरा बता रहा है कि कैरी ऑन, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी इसकी नजर यहाँ पे कियानिए के ऊपर पड़ जाती है और जब ये कियानिए को पहली नजर में देखता है तो फिदा हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये वही फेरी है जिसने यहाँ पे होली सन और उन सभी के एल्डर्स को हराया था। जिसके बाद उन सभी लड़कियों को कंपेयर भी करता है जिसके साथ ये अभी तक सोया था और मन के अंदर सोचता है कि काउंटलेस लड़कियां इसके पैरों तले हैं, ये भी इसके पैरों तले आ ही जाएगी। बस उसको जाके फेरी से थोड़ा सा बात करना और अप्रोच करना है, जिसके बाद वो इसका इस्तेमाल करेगा येजुन को कंट्रोल करने के लिए। क्या जोक था भाई, क्या जोक था, दिल खुश कर दिया। चलो मैंने मान लिया कि कियानिए इससे पट गया। जब ये दोनों कमरे के अंदर जाएंगे अपना काम वाम करने के लिए, कपड़े उतारेंगे, तब ये चीखते हुए बाहर निकलेगा। खैर इसके बाद हमें यंग मास्टर का पीओवी दिखाया जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो कैसे यहाँ पे कियानिए को देख रहा है। और इसी चीज के बदले में मैं एक मीम की पेशकश करना चाहूंगा, एडिटर साहब यहाँ पे लगा दीजिए। अरे साला खाली खाली देखे में लड़की लगती है साला, असल में सब लड़कन है, हैं? और सामानवा तो साला हमरा से बड़ा था उसका जी, मार लेगा साला, खाली देखे में लड़की लगता है। इसके बाद यंग मास्टर साहब आगे बढ़ते हैं, जो कि कियानिए को पटाने के लिए लड़कियों वाली लाइन यहाँ पे मारे जा रहे थे, लेकिन वो तो लौंडा है ना, उसको कहाँ फर्क पड़ता है। और ये भी वही गलती करता है जो अक्सर लोग करते हैं, वो कियानिए को यहाँ पे लड़की समझ लेता है। वहीं पे कियानिए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वो बेवकूफ है जिसको यहाँ पे स्टार फ्लावर बोला जाता है, जो कि पूरे डोमेन के अंदर जो भी यहाँ पे माइंड इनहेंसिंग पिल होती है उनको पेलता है ये। और उसको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि यहाँ पे रिसोर्स को वेस्ट किया जाए फालतू की चीजों पे। ये कियानिए से कहता है रेड फेरी, तुम्हें फूल पसंद नहीं आया क्या? कियानिए आगे से कहता है फेरी बुलाना बंद कर साले, लड़का हूँ मैं। जिसपे ज़ू मास्टर को ऐसा लगता है कि कियानिए ने यहाँ पे मजाक किया। वो कहता है मजाक बड़ा अच्छा कर लेती हैं आप, वैसे आप क्या मुझे प्राइवेट रूम में ज्वाइन करेंगे जहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन को साझा कर सकें? जिसपे कियानिए का पारा ही हो जाता है। जिसके बाद वो घूरते हुए और कल्टीवेशन को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि बहुत खून पीना तुमने मेरे, अगर दोबारा परेशान किया तो जान ले लूंगी मैं। वहीं पे कियानिए का ऑरा इतना ज्यादा भयानक था कि यंग मास्टर को ऐसा विजन दिखाई देता है कि कियानिए लाशों के ऊपर खड़ा हुआ है और बस अगला नंबर उसी का ही है। कहता है कि कियानिए का जो ऑरा था वो यहाँ पे सूडो मॉडल के ऑरा से भी ज्यादा हाई था और इसी चक्कर में बेचारा ये मूत देता है और मूत को छुपाने के लिए नीचे भी घुट जाता है ताकि कोई बेइज्जती न कर दे। वहीं पे बाकी सभी लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे ज़ूक्लान का जो यंग मास्टर है वो रेड फेरी के सामने अपने घुटने टेक रहा है किसी टेक्निक की सिफारिश के लिए। उस टाइम में यंग मास्टर का बाप यहाँ पे आता है, जो कि आगे से उसके मुंह के ऊपर पहले थप्पड़ मारता है और आगे से कहता है करा दी बेइज्जती, कर दिया नाम रोशन पूरे संसार के सामने। ये ज़ूक्लान का पैट्रियार्च था जो कि यहाँ पे ग्रेट असेसन की अर्लियर स्टेज पे है और ये भी वही गलती करता है, ये भी कियानिए को लड़की समझ लेता है। जिसपे कियानिए आगे से कहता है कि आखिरी बार बोला और लड़का हूँ मैं, ज्यादा बोलोगे छाती में गुदवा लूंगा मैं अपनी। लेकिन ये पैट्रियार्च भी एक नंबर का अजीब प्राणी था। वो यहाँ पे कियानिए की त्वचा देखता है जो कि पूरी तरीके से फेयर थी, यानी कि लड़कियों की अक्सर यहाँ पे गोरी नहीं रहती, वैसे एकदम डेलिकेट, और कमर भी उसकी कुछ लड़कियों जैसे ही थी, लेकिन वो खड़ा एकदम लड़कों जैसा था कि होता नहीं कि अभी 2 गुलाटी मार देंगे हम। जिसके बाद वो कियानिए के चेहरे की तरफ आता है और उसका चेहरा तो है ही लड़कियों जैसा, इसलिए एक बार तो पैट्रियार्च भी सोचता है कि हाँ कुछ गलती हो सकती है, लेकिन बाद में कहता है ना ये लड़की ही है। और ये भी कियानिए से वही लाइन पेलता है जिसके लौंडे ने बोली थी कि मजाक बड़ा अच्छा कर लेती हैं आप समझ में आया, जैसा सूत वैसा कपूत। जिसपे अब कियानिए का पारा हो जाता है और वो बिजली गिराने ही वाला था इन दोनों के ऊपर से, उससे पहले यहाँ पे मौजी आ जाती है जो उसके लिए वाइन लेके आई थी और ये जो ने भिजवाई थी। वहीं पे कियानिए अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो कमजोर है। उसे यहाँ पे दोबारा ये से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अगर वो इन लोगों को नाराज कर देता है, क्योंकि वो अकेले यहाँ पे सूडो इमॉर्टल को नहीं हरा सकता है जो कि ज़ूक्लान का एंसेस्टर है। खैर पैट्रियार्च यहाँ पे सीधी तरीके से माफी मांगता है कियानिए को लड़का कहते हुए और यहाँ से चला जाता है।
खैर इसके बाद कियान ने अपना मन शांत करने के लिए यहाँ पे बॉटल उठाता है और गटकने लगता है वाइन को और चुपचाप कोने में चला जाता है कि दोबारा कोई से लड़की ना बोल दे। वो पे हम लोग मौसी को देखते हैं और ये भाई रुक नहीं रही है, वाइन लपेटे जा रही है। 2 बोतल अब तक खाली कर चुके हैं, तीसरी उठाई है इसने। मौसी जैसे ही तीसरी बोतल गटकने के लिए बोतल को उठाते हैं तो उसकी टोपी नीचे गिर जाती है, जिससे आसपास के लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है और उनकी वाइन बाहर आके गिरती है। उनका पहला सवाल ये नहीं था कि ये बच्चा क्यों पी रहा है, पहला सवाल ये था कि ये बच्चा है भी। वह भी हम सभी लोग दोबारा ये की तरफ उंगली उठाते हैं, यही कहते हुए इसको पक्का कुछ अजीब तरीके की फैटी या अलग ही तरीके का शौक रखता है ये आदमी। तो फिर योजन को खुद ही आगे आने पड़ता है और वो यहाँ पे मौसी को उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि टोपी पहन के रखो यार, कई लोग गलत आदमी मुझे समझ लेते हैं। जिसके बाद वो मौसी को लेके यहाँ से जाने लगता है और उसी टाइम में हम लोग यहाँ पे योजन के बगल से एक बंदे को जाता हुआ देखते हैं जो पूरी तरीके से एंजॉय के मूड में नहीं था, ये पूरी तरीके से सीरियस था। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने नौकर से कहता है कि लकड़ियां ला के दो मुझे, और मैंने यहाँ पे जानबूझ के लकड़ियां बोला है, तो मैं पता है यूट्यूब मेरे साथ क्या क्या कर सकता है। वहीं पे हम लोग यंग मास्टर को देखते हैं और उसका खून उबल रहा था। एक तो पहले योजन ने इसको यहाँ पे पूरी तरीके से बेइज्जती कर दी सभी लोगों के सामने, जिसके बाद इसके डिसाइपल ने भी इसकी बेइज्जती कर दी और इसने कसम खा ली थी कि ये यहाँ पे योजन के डिसाइपल को पूरी तरीके से मारेगा, उसकी खाल उधेड़ देगा और योजन बस देखता रहेगा। और जब यहाँ से जा रहा था उसी टाइम में हम लोग उस टोपी वाले बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे यंग मास्टर के पीछे जा रहा था। वो भी उसके पीछे कियान भी खड़ा था और उसको यहाँ पे उस बंदे से निकलता हुआ एकदम भयानक किलिंग इंटेंट महसूस हो जाता है, जिसको देख के कियान अपने मन के अंदर सोचता है वाह मजा होने वाला है भाई, पैसा वसूल। जिसके बाद हम लोग यंग मास्टर को देखते हैं जो अभी भी यहाँ पे बैठ के लकड़ियों की मांग कर रहा था। उतने में ही यहाँ पे वही हैट वाला बंदा आता है जो कि डायरेक्ट यंग मास्टर के ऊपर अपनी शॉर्ट से स्लैश मार देता है। ये तो योग यंग मास्टर के ऊपर यहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ था, नहीं तो इसके 2 हिस्से हो जाते इतनी देर में। वहीं पे प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से वो हैट वाला बंदा भी दूर जाके गिरता है और वो भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे यंग मास्टर के पास में इतने ज्यादा हाई ग्रेड का डिफेंसिव आर्टिफैक्ट होगा। वहीं पे यंग मास्टर चीखते हुए कहता है तू कौन है भाई, साला मेरे घर में घुस के मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उस असासिन से। वहीं पे ये जो असासिन था वो यहाँ पे कसम खा के आया था कि वो यहाँ पे कभी नहीं यंग मास्टर को मार के ही रहेगा, भले उसे यहाँ पे अपनी ही जान देनी क्यों न पड़ जाए, यानी कि ये बदले के लिए अपनी जान देने को राजी है। जिसके बाद वो अपने खास तरीके की शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सभी प्रोटेक्टिव गार्ड्स को मारते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहा था। वहीं पे इस असासिन का नाम मैड डॉग था जो कि यहाँ पे अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था अटैक को करने के लिए, इसलिए वो एक बार में यहाँ पे तीनों गार्ड्स को मार गिराता और साथ ही में जो बैरियर था उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही में यंग मास्टर के हाथ को उड़ाते हुए दूर फेंक देता है, वो कट के दूर जाके गिरता है। जिसके बाद और भी गार्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। वहीं पे मैड डॉग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि बस एक अटैक और, जिसके बाद वो यहाँ पे मारा जाएगा लेकिन साथ में अपना बदला भी लेके जाएगा। जिसके बाद वो इसी तरीके से और भी कई सारे अटैक करता है और कमीने यंग मास्टर से कहता है कि आज तो मैं तेरी यहीं पे ही खटिया खड़ी कर दूंगा और टुकड़े करके कौओं को खिला दूंगा। जिसके बाद वो कमीने यंग मास्टर के ऊपर स्लैश मारने को आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि उसने अभी तक जो भी पाप किए हैं अब उन सभी की EMI पे करने का समय आ चुका है। खैर इसके बाद इस मैड डॉग वाली खबर यहाँ पे बाकी लोगों को भी पता चल जाती है और हर कोई भाई मजे देखना चाहता है, भाई मजे लेना किसको नहीं पसंद है, इसीलिए वो सभी लड़ाई देखने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर हम लोग येजन और कियाने को देखते हैं और ये दोनों ही एक तरीके से सोच रहे थे। कियाने से पूछता है फिर तुमने कुछ नोटिस किया, जिसपे कियाने आगे से कहता है कि वो अभी भी प्रोसेस कर रहा है। जिसपे येजन आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर हो रहा है, शो का मजा लेते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि अपने छोटे चेले को भी लेते आना। तो फिर यहाँ पे कियाने मौजी को भी लेके आता रहा, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे घटकना चाहती है वाइन को। अब तक ये 60 बोतल पी चुकी है, इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो शॉर्ट अटैक था जो कि यहाँ पे कमीने यंग मास्टर का खेल खत्म करने वाला था, उसको यहाँ पे खुद एक सूडो इमोर्टल ने पकड़ लिया था, यानी कि जू क्लैन का एंसेस्टर, जो कि मैड डॉग से कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लैन के अंदर आके इतने ज्यादा बवाल मचाने की। जिसके बाद वो उसको मुंह से पकड़ता और सीधा जमीन के अंदर घुसा देता है। मैड डॉग आगे से कहता है कि तुम पूछ रहे हो कि मुझे किसने भेजा, तुम्हारे हरामी बच्चे ने इतने सभी पाप किए हैं कि इसका वो पश्चाताप ही नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे पर्सनली यहाँ पे आना पड़ा उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए। इस पे एंसेस्टर पीछे मुड़ के अपने डिसेंडेंट की तरफ देखते हैं तो हरामी यंग मास्टर आगे से कहता है कि उसे पता ही नहीं कि ये मैड डॉग कौन है, वो उसे मारने के लिए यहाँ पे आया होगा क्योंकि उसके सर पर कोई बॉन्डी होगी। जिस पे मैड डॉग खुद ही अपना नाम बताता है जो कि वूजी था। वही पे वो लोग जैसे ही वूजी का नाम सुनते हैं तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं। वही पूछता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। इस पे वो लोग बताते हैं कि ये ब्लेड डीमन है, रूथलेस और हमेशा कोई भी रूल फॉलो नहीं करता और जो भी इसके सामने आता है वो मारा ही जाता है। ये रीजन के अंदर इसने कई सारे टॉप कल्टिवेटर्स को चैलेंज किया था, वो सभी या तो हारे गए या तो अपनी जान गवा बैठे या फिर क्रिपल हो गए और पूरा का पूरा रीजन डर से कांपता था इसके। लेकिन अचानक से ये कमीने यंग मास्टर को मारने के लिए क्यों आ गया भाई। वो जो पैट्रियास था वो आगे से पूछता है कि तुझे हमारा इनविटेशन कैसे मिला, जिसपे वूजी आगे से बताता है चुरा लिया बुड्ढे, और क्या मिलेगा। इस पे कमीना यंग मास्टर आगे से कहता है कि तू मुझे मारने के लिए क्यों आया भाई। जिसपे वूजी आगे से बताता है तुझे नहीं पता मेरी बहन तेरे हाथों मारी गई थी। जिसपे कमीने यंग मास्टर को याद ही नहीं आता कौन बहन भाई। तो फिर वूजी हमें यहाँ पे अपनी बहन के बारे में बताता है कि उसकी बहन का नाम यहाँ पे सॉफ हुई था, वो दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे और अलग अलग डोमेन्स के अंदर घुमा करते थे एक साथ ट्रायल करते हुए। लेकिन पिछले साल ही उसने
उसने यहाँ पे गोल्डन कोर के अंदर ब्रेक थ्रू किया था और उसको यहाँ पे स्पिरिट प्रोविंस के अंदर एक सबसे खूबसूरत फ्लावर देखना था, यानी कि यही ईस्टर्न डोमेन। और क्योंकि वूजी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जिसके लिए वो यहाँ पे कहीं और चला गया था, तो वो अपनी बहन के साथ नहीं जा सका, जिसके कुछ महीनों के बाद उसकी बहन का जो जोइड पेंडेंट था वो यहाँ पे सेटल हो गया, जिससे वूजी को समझ में आएगा कि स्पिरिट प्रोविंस के अंदर ही कुछ हुआ होगा। जिसके बाद उसने अपना सारा पैसा खर्चा किया और यहाँ पे आया, तो फिर उसे पता चला कि कमीना यंग मास्टर और सोफी के साथ उन दोनों की बहस हो गई थी। जिसके बाद यहाँ पे उसके जो क्लैन के गार्ड्स थे वो उसे यहाँ पे जबरदस्ती कहीं लेके चले गए थे, जिसके बाद सोफी का कोई नामो निशान पता ही नहीं चला। और सभी लोगों को पता है कि कमीना यंग मास्टर लड़कियों से पूरी तरीके से एडिक्टेड है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि तुम यहाँ पे डार्क आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हो, जो कि यहाँ पे उन फीमेल की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हो खुद की कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। क्योंकि वूजी की सिस्टर भी यहाँ पे गोल्डन कोरियलम पे थी, तो वो पक्का उसी के जाल के अंदर फंस गई होगी, और इसलिए वूजी ने यहाँ पे कसम खा ली कि वो कमीना यंग मास्टर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिसके बाद उसने एकदम मैडमैन के तरीके यहाँ पे चैलेंज किया, ब्रेक थ्रू किया और प्रैक्टिस की, लेकिन उसे कभी भी यहाँ पे हमला करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो हमेशा चारों तरफ गार्ड से भरा पड़ा रहता था। लेकिन इस दावत के अंदर उसने देखा कि यहाँ पे सबसे डेंजरस सिचुएशन ही सबसे सेफेस्ट सिचुएशन है हमला करने के लिए। वो अपने घर के अंदर फुली रिलैक्स था, बट इसके बावजूद वूजी यहाँ पे फेल हो गया अपने काम को अंजाम देने से पहले ही। खैर इसके बाद यहाँ पे अपना कमीना यंग मास्टर बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें करता है, तो उसका स्क्रीन टाइम हम लोग कट करते हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन से ही तुम लोग देख सकते हो कि ये क्या बातें कर रहा होगा, और वूजी का बस इसे खून ही खोल रहा था और कुछ भी नहीं। और क्योंकि तुम्हारा खून भी जलाना है, मेरा जला है, तो फिर ये वूजी से आखिरी शब्दों में यही कहता है कि 3 दिनों तक उसने यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब किया, किस तरीके से यह बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बोर हो गया तो उसने उसकी मुंडी चटका दी और उसे मार दिया। इसके बाद दांत दिखाते हुए वूजी से कहता है कि मुझे शुक्रिया कहो कि मैंने तुम्हारी बहन को इतनी ज्यादा अच्छी मौत दी। जिसपे वूजी का पूरी तरीके से पारा हुए हो जाता है और वो पूरी तरीके से आग में उबल रहा था, क्योंकि रेजी उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे पावर देता है, तो उसकी कुछ सेकंड के लिए पावर एकदम दुगनी हो जाती है। और अगर यहाँ पे सूडो इमॉर्टल बीच में ना आता तो ये यहाँ पे कमीने यंग मास्टर को चीर फाड़ देता, मैं बता रहा हूँ। लेकिन सूडो इमॉर्टल की पावर काफी ज्यादा थी, इसलिए वो उंगली के पास एक झटके से ही उसे यहाँ पे दूर फेंक देता है। वह जो पैट्रियास था उसकी बातें सुनो, वो आगे से कहता है कि तुम बस एक डिमोनिक कल्टीवेटर और तुम्हारी बहन को कल्टीवेशन फर्नेस के तरीके इस्तेमाल किया गया, ये यंग मास्टर के लिए अच्छी बात है, और वैसे भी तुम्हारी बहन की क्या ही कीमत थी। जिसके बाद वो लोग वूजी की भी फील्डिंग सेट करने को आगे बढ़ रहे थे, वहीं पे कियाने का खून खौल रहा था। वो भी डिमोनिक कल्टीवेटर है ना, वहीं पे वूजी उन लोगों से ये कह रहा था कि तुम लोग एक नंबर के कमीने जानवर और कुछ भी नहीं। इस पे जो गार्ड और बाकी सभी लोग वो हंस रहे थे, ये कहते हुए कि देखो तो इस कुत्ते को, इसको पब्लिक में मारेंगे हम लोग। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे वूजी और उसकी बहन दोनों का ही मजाक उड़ाने लगते हैं, और वूजी के बस तुम लोग एक समय बेबसी को इमेजिन करके देखो बस। वहीं पे हम लोग येजुन को देखते हैं और उसे वूजी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने यहाँ पे पागलों के तरीके ट्रेनिंग की अपनी बहन का बदला लेने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उसे बदला नहीं मिला और ऊपर से डिमोनिक कल्टीवेटर का थप्पा अलग से लग गया। वहीं पे एक नोबल हाउस जहाँ पे सब कुत्ते भरे पड़े और उल्टा सीधा चीजें करते हैं, इसके बावजूद उन्हें यहाँ पे राइटियस का सेक्ट का थप्पा दिया गया है। और एज वी नो, हमें यहाँ पे पता ही था कि ये जो बदला लेगा, इसलिए सिस्टम उसे मसन देता है कि उसे यहाँ पे वूजी को अपना डिसाइपल बनाना है, और साथ ही में जुए फैमिली का जो एंसेस्टर यानी कि सूडो इमॉर्टल, उसे यहाँ पे मजबूर करना है कि वो अपनी ही फैमिली के बेटे और पैट्रियार्च को मार गिरा दे, यानी कि कमीना यंग मास्टर और उसका बाप। जिसके बाद यहाँ पे येजुन को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। साथ में येजुन को यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी दिया जाता है, जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं करना था और ये सब पाप वाप होते हुए देखना था, इनजस्टिस होते हुए देखना था। जिसके बदले में उसे यहाँ पे 10 लोअर ग्रेड के स्पीड क्रिस्टल मिलेंगे, लोअर ग्रेड के। वहीं पे इतना ज्यादा पैसा देख के कहता है इतने पैसे में तो साला जिंदगी में और मैं खा पी सकता हूँ, लेकिन बाद में वो सिस्टम को उंगली दिखाते हुए कहता है कि जाओ तुम, मैं ये काम नहीं करने वाला। क्योंकि वैसे भी वो यहाँ पे वूजी की मदद करने ही वाला था, लेकिन सिस्टम ने यहाँ पे कॉस्ट दे के कंडीशन और भी ज्यादा मजेदार बना दी है कि एंसेस्टर को खुद ही अपनी फैमिली की हायर्स और डिसेंडेंट्स को मारना पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा भयानक क्वेश्चन में से एक थी। खैर इसके बाद कमीने यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि वूजी को यहाँ पे खत्म करने के लिए अपनी शॉट को उठाता है और स्लैश मारने ही वाला था। उससे पहले ये जोन बीच में आता है, जो कि यहाँ पे शॉट को तोड़ देता है और उससे कहता है कि क्या कर रहे हो मुन्ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। वहीं पे वो सभी लोग येजुन को देख के हैरान, वो सभी पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो भाई। वहीं पे जो पब्लिक थी वो सभी आगे से कहते हैं कि ये डिमोनिक कल्टीवेटर को बचाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ये भी तो डिमोनिक कल्टीवेटर तो नहीं। वहीं पे यहाँ पे जू फैमिली के घर के अंदर घुस के उसने यहाँ पे जू फैमिली को रोका था। ये उनकी फैमिली के ऊपर एक तमाचा है, बेसिकली इज्जत के ऊपर तमाचा। वहीं पे जो पैट्रियार्च था वो यहाँ पे येजुन से कहता है उसे पता है ना कि वो क्या कर रहा है, वो लोगों को रोक रहा है कि डीमन को एग्जीक्यूट करने से। जिस पे येजुन उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ पे इसी डीमन को अपना डिसाइपल बनाने वाला है, अगर वो लोग उसके ऊपर हाथ उठाएंगे तो फिर एक तरीके से वो लोग उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। इस पे येजुन दोबारा हैरान कि वो इतना सब कुछ जोर जोर से बोल रहा है, वो भी जू फैमिली के अंदर खड़ा होके। वहीं पे वूजी भी यहाँ पे येजुन से ये कहता है कि तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। इसके बाद हम लोग सूडो इमॉर्टल को देखते हैं, जो कि आगे से यहाँ पे येजुन से कहते हैं कि वो सोच समझ के सोच ले कि वो क्या करने वाला, नहीं तो वो लोग भी यहाँ पे कुछ ऐसा कर देंगे जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। वहीं पे वूजी अभी भी यहाँ पे येजुन से ये कह रहा था कि आपको मेरे लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं मर भी जाऊं लेकिन नेक्स्ट लाइफ में मैं आपका उधार चुका के ही रहूंगा। वहीं पे कियाने को भी वूजी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा डिनर थोड़ी नहीं है कि वो यहाँ पे अपनी
जिंदगी को दांव पे लगा देगा। वहीं पे ये जो कियाने से कहता है कि तुम वहीं पे ही खड़े होकर देखते रहोगे कि अपने नए जूनियर ब्रदर को बचाओ आके, यानी कि वूजी को बचाओ आके, जिसपे कियाने को बीच में उतरना ही पड़ता है। लेकिन वो मन के अंदर सोच रहा था भगवान कसम तुम्हें जो करना है करो, बस मेरी जान न लटका लो तुम इसमें, मुझे बख्श दो बस तुम। हम लोग सूडो इमॉर्टल को देखते हैं जिसका पारा हाई हो जाता है। वो आगे से कहता है कि तुम दोनों मिलकर हमें हैंडल कर लोगे क्या, हमारा घर तुम्हें इतना ज्यादा कमजोर लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी पावर का जलवा दिखाता है तो पूरा का पूरा आइलैंड यहाँ पे हिलने लगता है। वहीं पे किया ने ऑरा के प्रेशर की वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वहीं पे जम गई थी। स्ट्रेंथ के गैप की वजह से मौजी तो घबराई गई थी, उसे बस घर जाना था। लेकिन हम लोग यूजुन को देखते हैं जो फुल एक्साइटेड था, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्वेस्ट के बारे में। वो आगे से कहता है ये बुढ़ा मेरे ऊपर अटैक करे और मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाए, बस रिवॉर्ड बराबर हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन तभी आसमान से एकदम कोई भयानक प्रेशर आ रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा हाई था, जिसको देख के तो यहाँ पे जू फैमिली का एंसेस्टर भी हैरान हो जाता है क्योंकि इसका प्रेशर जू फैमिली के एंसेस्टर से भी ज्यादा था। और वो भी ऊपर से चीखते हुए आ रहा था कि ये जो कहाँ पे हो, मेरे सामने लेके आओ। खैर इसके बाद ये और कोई नहीं, एक और सूडो इमॉर्टल था, लेकिन वो यहाँ पे एंसेस्टर से ज्यादा पावरफुल था। वो एंसेस्टर उसे पूछता है कि मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। वो एंसेस्टर की हर बार बेइज्जती हो रही है, उन्होंने यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ी दावत रखी सिर्फ शो ऑफ करने की, लेकिन हर बार उनका शो ऑफ को कोई मामला चुरा ही ले जा रहा है। पहले यजुन चुरा ले गया था, अब यहाँ पे ये दूसरा सूडो इमॉर्टल आ गया। वो पर लोग यजुन को देखते हैं और रोशनी की वजह से उसने चश्मा लगा लिया था और वो बड़े चाव से कह रहा था कि कौन है बे, कौन गधा चिल्ला रहा है। जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि मैं फेदर इमॉर्टल सेक्ट से हूँ और ये साओ का ही यंग मास्टर है, वही होली सन वाला ज़ुयांग। वहीं पे ये सभी लोग ज़ुयांग को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि ज़ुयांग पे पर्सनली अब बदला लेने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसके सेक्ट के एक तो होली सन को निपटा दिया गया, जिसके बाद जो एल्डर आए थे उनको भी फील्डिंग सेट कर दी गई और अब वो यहाँ पे पर्सनली आया है ये जो उनसे बदला लेने के लिए। वहीं पे एंसेस्टर तो काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि यहाँ पे कोई ये जो उनकी मदद करने के लिए नहीं आया बल्कि उनकी मदद करने के लिए आया है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त एनिमी। वहीं पे वो येजुन को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने तो अपनी कब्र अपने हाथों ही खोद ली है। वहीं पे जो एंसेस्टर था वो यहाँ पे ज़ुयांग से कहता है कि उसे जो कुछ भी करना है वो कर ले, उसे कोई चिंता नहीं है। जिस पर ज़ुयांग उसे ही धौंस दे देता है ये कहते हुए मैंने तेरी परमिशन मांगी क्या बे, तू कौन होता है मुझे परमिशन देने वाला। लेकिन हम लोग साइड से येजुन को देखते हैं जो कि आगे से मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है मैं इधर हूँ, जिसको देख के कियाने घबरा जाता है कि ये मरवाएगा हम लोगों को। इसके बाद हम लोग ज़ुयांग को देखते हैं जो कि येजुन को देखते ही गुस्से में पगला जाता है और चीखने लगता है। लेकिन येजुन उसकी भी किल्ली उड़ाते हुए कहता है का कुत्ते की तरीके भौंक रहे हो, नीचे खड़ा हुआ अटैक करना है करो, कब तक ऐसे उंगली दिखाता रहूंगा तुम्हें। जिसपे ज़ुयांग अपने हाथों से एक ऑर्ब सा निकालता है और उसको यहाँ पे सोलार एनिहिलेशन का नाम देते हुए येजुन की तरफ फेंक देता है। वहीं पे कियाने से हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे ज़ुयांग ने पूरे आइलैंड को ही सील कर दिया है, यानी कि अब वो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, उन्हें यहाँ पे फाइट करनी ही पड़ेगी। वहीं पे पैट्रियाज और कमीना यंगमास्टर अपने मन के अंदर सोचते हैं अगर ये ऑर्ब उनकी स्टेट से टकराया तो फिर ये लोग वेपराइज हो जाएंगे, हवा में ही गायब हो जाएंगे। वहीं पे लोग येजुन को देखते हैं जिसकी तरफ वो ऑर्ब आ रहा था और येजुन अपने मन के अंदर सोचता है उसे पता चल गया कि उसे ये क्वेस्ट कैसे कंप्लीट करनी है। वहीं पे जो नॉर्मल लोग थे वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हमें भी चश्मा चाहिए यार, हम लोग अंधे हो जा रहे हैं इस रोशनी से। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो जाइंट बॉल यहाँ पे येजुन की तरफ आगे बढ़ रहा था तो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है कि ये एनर्जी यहाँ पे अर्लियर स्टेज सूडो इमॉर्टल से आ रही है, इसलिए वो यहाँ पे येजुन की कल्टीवेशन को मिड शेडो इमॉर्टल स्टेज पे पुश कर देता है, जिससे येजुन के पास भी अब यहाँ पे इमॉर्टल जितनी शक्ति आ जाती है। और जब वो इस ऑरा को रिलीज करता है तो फिर कियाने दोबारा हैरान हो जाता है और मन के अंदर सोचता है कि ये साला कितना ज्यादा पापी आदमी है। और फिर वो बॉल येजुन से टकराए तो येजुन को कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए येजुन आगे से कह रहा था कि यार ये तो मेरा बाल नहीं उखाड़ पाई, तुम लोग कह रहे थे कि इतने शक्तिशाली है दुनिया तबाह कर दो। इसके बाद वो यहाँ पे इस बॉल को यहाँ पे रिफ्लेक्ट मार देता है जो कि यहाँ पे ज़ुयांग की तरफ उड़ते हुए जाती है और उसी के ऊपर जा लगती है। इसके बाद वो दोनों इसी तरीके से इसी बॉल को एक दूसरे के पास बैडमिंटन की तरीके फेंकते रहते हैं। वहीं पे इसके प्रेशर की वजह से ये लोग नीचे घबराए हुए थे। वहीं पे कमीना यंग मास्टर तो घबरा ही चुका था, वो पसीने में डूब गया था। वहीं पे अब सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये जो इसीलिए इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा था क्योंकि उसके पास पहले से ही स्ट्रेंथ थी कि वो यहाँ पे सभी को लपेट सकता है। जिसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि बैडमिंटन खेलते खेलते थक गया था, इसलिए वो बॉल उसी के पास आ पड़ती है। जिसके बाद वो भी यहाँ पे येजुन को गाली देता है, ये कहते हुए कि तुम जैसा सिमलेस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, इतने ज्यादा कल्टीवेशन दबाए बैठो लेकिन किसी को बताया तक नहीं। जिसपे ये जो आगे से कहता है कि कसम से भाई मैंने अभी ही ब्रेक थ्रू किया कसम से। जिसपे ज़ुयांग आगे से कहता है कि मैं तेरे को बच्चा दिखाई देता है कि तेरी सी झूठी बात पे यकीन कर लेगा। जिसपे ये जो आगे से कहता है यकीन करो ना करो मैं इतना ही ज्यादा गिफ्टेड हूँ कि कभी भी ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ। जिसपे ज़ुयांग आगे से हमला करते हुए कहता है कि उसने आज तक ये जो जैसा कोई पागल आदमी नहीं देखा। जिसके बाद वो आगे से सोलार इनहाइलेशन सील का इस्तेमाल करते हुए येजुन के ऊपर अटैक करता है तो येजुन आगे से उसको टैंक करते हुए ज़ुयांग से कहता है कि अभी साबित करके दिखाता हो। जिसके बाद वो उस इनहाइलेशन बीम का यहाँ पे बिल्कुल एकदम बी निडर होके सामना करता है। वह पे सभी लोगों को यही लग रहा था कि ये जो अगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो यहाँ पे इस अटैक से पक्का क्रश हो जाएगा। लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तो ज़ुयांग और बाकी सभी लोग दंग रहे थे, लेकिन येजुन की बॉडी के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई थी और बंदे ने उस अटैक का हेड ऑन हेड सामने किया था। इसको देख के एंसेस्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाता और उसे यही लगता
कहता है कि ये जो उनके पास में किसी तरीके का प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट होगा, जिस पर ये जो उन लोगों से कहता है कि और भी ज्यादा मेहनत करो, और वो उन लोगों को ताना मारते हुए कहता है कि उसके एब्स उन लोगों के सेक्ट फॉर्मेशन से भी ज्यादा कड़क है। वो भी ये सब कुछ इंडिस्ट्रक्टेबल टायरेंट बॉडी टेक्निक की वजह से हो रहा था, जो उसकी बॉडी यहाँ पे इतनी ज्यादा टायरेंट हो गई है कि कोई भी अटैक उसे भेद नहीं पा रहा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ज़ुया को देखते हैं, जो कि आगे से अपने पास से एक पहिया जैसा कुछ बाहर निकाल लेते हैं, जिसको वो यूजन की तरीके फेंकते हुए कहते हैं कि ये सोलार व्हील है, जो कि यहाँ पे फर्दर इमोर्टल सेट के खास क्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया है, जिसको यहाँ पे लेट स्टेज सूडो इमोर्टल्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। और वो इसको यहाँ पे यूजन की तरफ फेंकते हुए कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी मेरे आर्टिफैक्ट से ज्यादा टफ है या नहीं। जिसके बाद वो इस व्हील को गोल गोल नचाते हुए यूजन की तरफ फेंक देता है। तो यूजन अपने हाथ को आगे करता है और उस व्हील को पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं पे जो सूडो इमोर्टल था वो बार बार यहाँ पे व्हील की पावर को बढ़ाते जा रहा था, जिससे वो और भी दुगनी रफ्तार से घूम रहा था। लेकिन यूजन के हाथ के अंदर वो जैसे ही आता है तो वो धीरे धीरे करके घूमना बंद हो जाता है और यूजन ने अपने हाथ से उस व्हील को पकड़ लिया था, जिसको देख के अगेन एंसेस्टर की आंखें बाहर आ जाती है और उन्हें यही लगता है कि यूजन कोई एशियन बीस्ट है जो इंसानी फॉर्म के अंदर छुपा हुआ है। वहीं पे ज़ुयाक दोबारा हैरान हो जाता है, जैसा मैंने बताया कि इस व्हील का यहाँ पे जन्म ही सूडो इमोर्टल्स कल्टीवेटर्स का खत्म करने के लिए किया गया था, लेकिन यूजन के हाथों में जाते ही वही टूट गया। वहीं पे यूजन आगे से कहता है कि यही मेरी ड्यूरेबिलिटी है, तुम्हें मेरी ड्यूरेबिलिटी से जलन होती है क्या? जिसके बाद वो उस व्हील को घुमाते हुए ज़ुयाक की तरफ फेंकता है तो वो व्हील ज़ुयाक के गाल को छूते हुए निकल जाता है और उसके चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है, जिससे ज़ुयाक का दोबारा दिमाग खराब हो जाता है और वो ज्यादा गुस्से में। जिसके बाद वो यहाँ पे फेदर असैसिन आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको देख के ये जो आगे से कहता है ये तो उड़ने वाली मुर्गी की बराबर की टेक्निक है। जिसपे ज़ुयाक उससे कहता है कि हमारी इस तरीके से बेइज्जती ना करो, ये पूरे सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक्स है। वहीं पे उसने जब यहाँ पे इस फेदर असैसिन आर्ट का इस्तेमाल किया था तो फिर वो यहाँ पे कई सारे एनर्जी बॉल्स को बना पा रहा था, जिनको वो लगातार यूजन की तरफ फेंकते जाता है। जिसपे यूजन भी आगे से अब यहाँ पे माइंड किक्स सील का इस्तेमाल करता है और अपने हाथ की मदद से उन सभी एनर्जी बॉल्स को ब्लॉक कर ले रहा था, जो उसके हाथ में टकराने के बाद ही ब्लास्ट करे जा रहे थे। ज़ुयाक आगे से और भी ज्यादा जोर लगाता है और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन ये जो उसको भी यहाँ पे इजीली ब्लॉक कर लेता है। जिसको देख के ज़ुयाक आगे से कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर मैं इस मूव का इस्तेमाल करूंगा क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? जिसके बाद वह पे 9 सन्स इनकार्नेट दी हेवंस का इस्तेमाल करता है। बेसिकली वो यहाँ पे 9 सन बना देता है, 9 सूरज। और वो यूजन से कहता है कि उसने अपनी जिंदगी की हजारों साल सेक्रीफाइस कर दिए हैं बस इस इमॉर्टल टेक्निक को यहाँ पे समन करने के लिए, और आज इसने कसम खा ली कि ये यूजन को हरा के ही जाएगा, उसे यहाँ पे घुटनों पे ला के ही रहेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे 9 के 9 सूरजों को यूजन की तरफ भेजने लगता है, क्योंकि ये यूजन की तरफ जा रहे थे और यूजन आइलैंड पे था, इसलिए आइलैंड के ऊपर जो गर्मी थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उन लोगों के कपड़े और जो छतें भी थी वो यहाँ पे पिघलने लगती है। जिसपे यूजन भी आगे से खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है लो फिर ये लो, ये मेरा आ गया फाइनल मूव। जिसके बाद वो यहाँ पे 5 फोल्ड समसारा ऑब्लिवियन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। बेसिकली सृष्टि के जो 5 तत्व है उनको टेक्निक के अंदर बदल देता है वो। जिसके बाद वो दोनों टेक्निक आपस में टकराते हैं और यहाँ पे ऑफ कोर्स यूजन की टेक्निक ही पावरफुल थी। वही पे लोग ज़ुयांग को देखते हैं, जो कोई यूजन से साफ कर देता है कि आज उन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा कोई। वही पे हम लोग देखते हैं कि वो सूरज लगातार 5 फोल्ड टेक्निक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो यूजन आगे से कहता है कि दोबारा सोच लो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन 9 सूरज को यहाँ पे यूजन की टेक्निक ने अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसको देख के ज़ुयांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता, वो सब कुछ कहने लगता है ये सब कुछ झूठ है। बेसिकली यहाँ पे ज़ुयांग का मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था, वो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा कि वो यहाँ पे ज़ुयांग को नहीं हरा सकता है। इसके चलते ही अपनी ही बॉडी डिस्ट्रॉय कर लेता है और यहाँ पे मारा जाता है। हालांकि ये जाते हुए यूजन से कह जाता है कि बेटा हम लोग नर्क में मिलेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। वहीं पे कियान ये देख के हैरानी हो जाता है कि सो कॉल्ड सूडो इमॉर्टल यहाँ पे हार की वजह से पूरी तरीके बौखला गया और खुद का ही विनाश कर लिया। और उसको यहाँ पे दोबारा हैरानी हो रही थी कि यूजन ने कितनी ताकत अपनी तस्वीर तले दबा के रखी है। कर इसके बाद यूजन अपना चश्मा बाहर निकाल लेता और पीछे मुड़ के कहता है कि चलो अब दावत का समय हो चुका है। जिसके बाद यूजन एंसेस्टर के पास जाता है, तो एंसेस्टर अब यहाँ पे यूजन की तारीफ करने लगा था और वो उससे पूछता है कि मेरे लिए कोई हुक्म है आका? जिसपे यूजन उससे कहता है कि वो वूजी को अपना डिसाइपल बनाने वाला है, उसे कोई दिक्कत है? जिसपे एंसेस्टर आगे से कहता है उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको जिसको भी डिसाइपल बनाना है वो बना ले। लेकिन ये जो एंसेस्टर के कंधे को अभी भी नहीं छोड़ रहा था और भी उसे कस के दबाए जा रहा था। जिस पे एंसेस्टर आगे से माफी मांगने लगता है, तो यूजन कहता है कि उसके डिसाइपल के यहाँ पे बेइज्जती की गई है, जो फैमिली ने उसके डिसाइपल की बेइज्जती की है, तो एक मास्टर होने के नाते कि यहाँ पे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जिस पे एंसेस्टर भी आगे से हाँ ही मिलाता है, वो ना कहीं ही कह पाएगा और वो यूजन से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है। जिस पे यूजन उसे कहता है कि तुम अपने हाथों से जू फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की एक एक करके हत्या करोगे, मतलब अपने एक क्लैन को अपने हाथों से खत्म करो। ये जान के एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यूजन से कहता है कि क्या? जिस पे यूजन आगे से कहता है ये कुछ ज्यादा है क्या? जिस पे एंसेस्टर अपने मन के अंदर सोचता है कुछ ज्यादा, पूरी तरीके से ये पागलपन है। जू क्लैन के अंदर 10 मिलियन से भी ज्यादा कम से कम यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स
और उनके ऊपर यहाँ पे पता नहीं कितने मेंबर्स होंगे। अगर वो यहाँ पे एक एक करके उन आइलैंड्स को भी डिस्ट्रॉय करे तो भी यहाँ पे कई सारे मेंबर्स बच जाएंगे। इसीलिए वो बड़े प्यार से यहाँ पे ये से कहता है कि वो इस पनिशमेंट को कम कर सकता है। जूक्लैंड के अंदर इतने सभी लोग हैं वो सभी इनोसेंट हैं। जिसपे ये आगे से यहाँ पे रिवर्स कार्ड का यूज करते हुए कहता है कि तुम अपने क्लैन मेट्स को यहाँ पे खो रहे हो, मेरे डिसाइपल ने तो अपनी बहन खोई है, तुम्हारे अंदर जरा से भी एम्पैथी नहीं है। जिसपे एंसेस्टर जो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो लोग जो बोते हैं वही पाते हैं और वो ये से मना कर देता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, भले उसे यहाँ पे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। जिसपे ये आगे से कहता है ठीक है फिर मैं इतना ज्यादा अच्छा इंसान हूँ तो फिर तुम्हारे लिए पनिशमेंट को कम कर दे रहा हूँ। और वह एंसेस्टर से कहता है क्यों ना हम लोग असली कल्प्रिट्स को ही क्यों ना मार दे, क्योंकि असली कल्प्रिट यही दोनों है तो इन दोनों की फटी। ये दोनों एंसेस्टर से कहते हैं कि हम लोग इससे फाइट करते हैं मरते दम तक। लेकिन एंसेस्टर तो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसको बस 2 ही लोगों की फील्डिंग सेट करनी है। कहा वो हजारों लोगों की फील्डिंग सेट करने वाला था, लेकिन अब उसके बदले में यहाँ पे बस एक, और उसे अब यहाँ पे ये जो काफी ज्यादा मर्सीफुल लग रहा था, यानी दया से भरा हुआ। वहीं पर लोग पैट्रियाज को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पे एंसेस्टर से कुछ कहे जा रहा था, तो एंसेस्टर उसकी तरफ देखते हैं और अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए एक झटके के अंदर उसके दिल का चूरा बना देते हैं और उसे मार गिराते हैं। तो उसको देख के वो सभी लोग घबरा जाते हैं कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है। वहीं पे कमीना यंगस्टर आगे से पूछ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। वहीं पे एंसेस्टर येजुन से कहता है कि अब आप सेटिस्फाई हैं, हमने सही किया ना। जिसपे येजुन आगे से कहता है घंटे का सेटिस्फाई, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने बोला था उस गधे को मारा, उसके बाप को नहीं। जिसपे एंसेस्टर आगे से कहता है कि तुमने तो बोला गुनहगार को, मुझे लगा सारी गलती उसकी बाप की है क्योंकि उसने अपने लौंडे को सही से पाल पोस के बड़ा नहीं किया। जिसपे येजुन आगे से कहता है ठीक है पैकेज डील में आते हैं वो दोनों की फील्डिंग सेट करो। जिसपे एंसेस्टर आगे से कहता है ठीक है अभी करता हूँ। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है और वो यहाँ पे कमीना यंगस्टर को गले से पकड़ता है और उसे ऊपर उठा देता है। वो चीखते हुए ओल्ड एंसेस्टर से कह रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसपे एंसेस्टर उसे कहता है कि ये तुमने खुद अपनी बुद्धि से अपने ऊपर लाया है। जिसके बाद वो यहाँ पे कमीना यंगस्टर की बॉडी को इतनी जोर से दबाता है कि उसकी बॉडी से उसका खून गुब्बारे के तरीके पानी के तरीके निकले जा रहा था और एक झटके के अंदर वो भी गुब्बारे के तरीके फूट जाता है, चीथड़े उड़ते हैं उसके हवा में। वो ये जैसे ये चीज देखता है तो वो एंसेस्टर से कहता है बढ़िया, और वो आगे से कहता है कि हमारा सब कुछ मामला यहीं पर ही खत्म हुआ। फिर हम लोग वूजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसने यहाँ पे अपना बदला ले ही लिया। जिसके बाद ये जो वूजी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया है तो फिर क्या तुम अब मेरे डिसाइपल बनोगे। ऑफ कोर्स वूजी यहाँ पे बिल्कुल भी मना नहीं करता है, वो तो कसम ही खा लेता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी येजुन के नाम कर देगा और अगर उसको यहाँ पे येजुन के लिए मरना भी पड़े तो भी वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं झिझकेगा। जिससे येजुन का यहाँ पे जो मिशन था वो भी अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और उसको यहाँ पे पहले तो सुप्रीम मार्शल आर्ट मिलता है जो कि यहाँ पे बैटल सेंट फिस्ट था, और क्योंकि उसको यहाँ पे डिसाइपल भी मिल गया था तो फिर उसको यहाँ पे डिसाइपल के लिए टेक्निक भी मिल जाती है जो कि उसे हर बार मिलती है। उस टेक्निक का नाम सुप्रीम ब्लेड टेक्निक चियोटिक हेवन ब्लेड आर्ट्स था और साथ ही में कियानगुन ब्लड बर्न पिल भी जो कि यहाँ पे मैट डेमन की हिडन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देगा। वहीं पे येजुन को रिवॉर्ड के अंदर पूरा मजा आ जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे मैट डेमन ब्लड लाइन के बारे में पूछता है कि इसके बारे में जरा बताना। जिसपे सिस्टम हम लोगों को बताता है कि मैट डेमन ब्लड लाइन एक एक्सट्रीमली रेयर कंस्टिट्यूशन है, यानी कि बॉडी टाइप है जो मल्टीवर्स के अंदर पाई जाती है, जो यहाँ पे छोटे से टाइम के लिए बहुत ज्यादा मैसिव पावर बूस्ट देती तो है, लेकिन इससे यहाँ पे मेंटल इंस्टेबिलिटी हिलती है, यानी कि पूरे तरीके से दिमाग काम नहीं कर पाता, यहाँ तक कि सेल्फ कंट्रोल भी लूज कर सकते हो और पूरी तरीके से बर्जक स्टेट में जा सकते हो जहाँ पे तुम्हें सिर्फ खून चाहिए और कुछ भी नहीं, और मरते तब तक तुम फाइट ही करते रहोगे। येजुन को ये किसी ट्रम्प कार्ड के तरीके लगता है जब चीजें यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खराब हो जाए। जिसके बाद येजुन हमेशा के तरीके इस बार भी अपने नए डिसाइपल को एक नई ब्लड टेक्निक देता है। वहीं पे वूजी को कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी टेक्निक सीखने में उसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद वो जैसे यहाँ पे ब्लेड टेक्निक का नाम लेता है तो हमें पता चलता है कि ब्लेड टेक्निक का नाम चियोटिक हेवन ब्लेड आर्ट्स है, और जब भी ब्लेड का इस्तेमाल किया जाएगा वो यहाँ पे टाइम को भी काट सकती है। वहीं पे जितने भी कल्टिवेटर्स के पास उनकी शॉट थी वो उड़ते हुए सीधा वूजी के पास जाने लगते हैं, और ये टेक्निक इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो यहाँ पे कर्मा को भी काट सकती है, क्योंकि ये सिर्फ ब्लेड आर्ट ही नहीं बल्कि अपने आप में ही हेवन थी, हेवन के नियम के बराबर थी ये, जो क्रिएशन को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकती है। वहीं पे वूजी की पुराने वाली टेक्निक के मुकाबले ये वाली ब्लड टेक्निक काफी ज्यादा हाई लेवल की थी, इसलिए वो भी यहाँ पे येजुन से पूरी तरीके इम्प्रेस हो गया था कि ये बंदा कौन है भाई जिसके पास इस तरीके की टेक्निक्स हैं। अब तो ये येजुन के पूरी तरीके एहसानों तले दब चुका है। वहीं पे जो एंसेस्टर थे वो अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि कुछ समय पहले ये बंदा धूल में पड़ा हुआ था, और वो भी यहाँ पे जलस था कि येजुन ने इसे कौन सी टेक्निक दे दी है कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। वहीं पे कियाने को भी डर लग रहा था क्योंकि अगर यहाँ पे वूजी ने इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लिया तो वो यहाँ पे सूडो इमॉर्टल्स तक को हरा सकता है, इसलिए उसको चिंता हो रही थी कि वूजी उससे भी आगे न निकल जाए। लेकिन लोग वूजी को देखते हैं और उसने यहाँ पे जो भी थोड़ी देर पहले अटैक्स किए थे उस वजह से उसकी यहाँ पे जो बॉडी थी वो कोलैप्स करने लगी थी और उसकी फाउंडेशन भी पूरी तरीके से हिल चुकी थी, यानी डैमेज हो चुकी थी, इसलिए शायद से वो यहाँ पे येजुन की उम्मीदों पे खरा ना उतर सके। लेकिन येजुन के पास में इसका भी जुगाड़ था, वो अपने पास से यहाँ पे एक पिल को बाहर निकालता है और वो वूजी को देते हुए कहता है कि तुम जैसे इसका सेवन करोगे वैसे ही तुम यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन से ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर जाओगे।
वो जो इस पिल को ले तो लेता है, लेकिन उस पिल को देखते हुए यहाँ पे सभी लोगों के मन के अंदर शंका आ जाएगी कि ये सच में पिल ही है, क्योंकि उसे खतरनाक तरीके की बदबू आ रही थी। यहाँ तक कि येजुन भी सिस्टम से कहता है, ब्रो आर यू श्योर? इसे देख के ऐसा लगता है कि ये टट्टी से बनाई गई है, जिसपे सिस्टम नाराज हो जाता है। वो आगे से कहता है, होस्ट यार कैसी बातें करते हो, और अभी तक तुम साला छावा छावा करते घूम रहे हो, जो उसको देख रहा है उसको पे ले जा रहे हो, तुम बता रहे हो कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है, ऐसा है पिल वापस कर दो जाओ तुम। जिसपे येजुन आगे से माफी मांगता है, कहता है शांत हो जाओ यार, तुम तो साला मेरी क्रश से ज्यादा नखरे वाले हो। जिसके बाद वो वूजी से कहता है, मुझे पता है कि पिल एकदम खतरनाक लिख रही है, लेकिन ये पिल तुम्हारी ब्लड लाइन को अवेकन कर देगी, दिखने में गंदी है लेकिन इसके बावजूद ट्रस्ट करो भाई। जिसपे वूजी आगे से ना चाहते हुए भी पिल को निगल लेता है, क्योंकि कसमें जो खाई थी। लेकिन वो जैसे यहाँ पे पिल को निगल लेता है, तैसे ही उसकी यहाँ पे जो ब्लड लाइन थी वो अवेकन हो जाती है, और वूजी का ऑरा पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाता है। चेंज का पूरी तरीके से भयानक लग रहा था, वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल जो चला गया था। वहीं पे येजुन अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि ये मैड डीमन ब्लड लाइन अब अवेकन हो चुकी है क्या। तभी सिस्टम बाहर निकलता है और बताता है कि पिल को लेने के बाद में यूजर यहाँ पे पूरी तरीके से बजर के स्टेट में चला जाएगा, और जब तक उसे यहाँ पे जानबूझ के मारपीट के साथ नहीं किया जाएगा तब तक वो शांत नहीं होगा। यानी कि येजुन को अपने डिसेबल के ऊपर हाथ उठाने पड़ेंगे। हम लोग वूजी को देखते हैं जो पूरी तरीके से बौखला चुका था, अब इसे सिर्फ यहाँ पे खून चाहिए था। हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं, वो भी घबरा गया, तो वो मन के अंदर सोचता है कि येजुन ने इसे क्या खिला दिया भाई, ये तो झटके से इंटीग्रेशन रियलम में पहुंच गया, साला मुझे डर लग रहा है जबकि मैं इमॉर्टल रियलम पे हूँ। कहता कि कियाने भी हैरान, तो वो मन के अंदर सोच रहा था किसने इसे क्या खिला दिया भाई, जिसका पावर लेवल इतनी जल्दी यहाँ पे उछाले मार रहा है। जिसके बाद हम लोग वूजी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बौखला चुका था, तो वो अंधाधुन ब्लेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते जा रहा था, और ये ब्लेड टेक्निक इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे आइलैंड को ही बीच से चीर देती है। हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट ब्लेड पवेलियन के मास्टर को भी देखते हैं जो कि पीक असैसिन रियलम पे थे, और वो भी आगे से कहते हैं कि ये स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो भी यहाँ पे इसे जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे बस एक स्लैश के अंदर ही। जबकि वूजी की कल्टीवेशन सिर्फ इंटीग्रेशन रियलम पे है। वहीं पे ये जो ताली बजाते हुए कहता है, बस बेटा बस, इतना भी ज्यादा उछाले न मारो कि मुझे तुम्हें शांत करना पड़ जाए, तुम तो एकदम नए बीस्ट लग रहे हो। लेकिन वूजी येजुन की तरफ देखता और उसी के ऊपर स्लैश मार देता है। जिसपे येजुन आगे से कहता है, ऐसा क्या, लगता है तुम्हारे स्ट्रेंथ टेस्ट करनी ही पड़ेगी। वूजी जैसे ही स्लैश मारने को आगे बढ़ता है, तो येजुन आगे से यहाँ पे हेवनली एम्बरर की मैनिफेस्टेशन को बाहर निकालता है, जो कि इजीली उस स्लैश को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन दोनों का धमाका यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। वहीं पे येजुन में ये देख के हैरान हो गया था कि वूजी सिर्फ यहाँ पे सोल इंटीग्रेशन के पीक स्टेज में है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे उसकी मैनिफेस्टेशन के अटैक को वो इजीली यहाँ पे रोक ले रहा है, यानी कि उसकी पावर को भी हल्के में लिया नहीं जा सकता है। जिसके बाद येजुन पावर अटैक करते हुए कहता है कि चलो अब इसे शांत करते हैं, इससे पहले कि इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। जिसके बाद वो यहाँ पे वूजी को नीचे दबाते हुए उसे कहता है कि जाओ जाओ बालक, इससे पहले कि तुम्हारे गुद्दी चटकानी पड़े। तो फिर वूजी जो इस समय बजर के स्टेट के अंदर था, वो यहाँ पे येजुन के कमांड से ही बाहर आ जाता है। वहीं पे वो येजुन से पूछ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। उसे ऐसा फील हुआ कि वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो दिया और सिर्फ किलिंग इंटेंट से भर गया, और उसके मन के अंदर बस एक ही चीज आ रही थी, जो कि था अटैक और ब्लड, और कुछ भी नहीं। इस पे येजुन उससे यही कहता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, चलो अपने आप को चेक करो और बताओ तुम्हें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और जब वूजी यहाँ पे अपनी बॉडी को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है बॉडी इंटीग्रेशन की पीक स्टेज पे, और साथ ही में उसकी फाउंडेशन जो यहाँ पे डैमेज हो गई थी वो पूरी तरीके से रिस्टोर हो गई है, और वो पहले से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। जिसके बाद वो दोबारा येजुन को शुक्रिया कहता है ये सब कुछ देने के लिए। जिसपे येजुन उसे यही कहता है कि इसका इस्तेमाल अच्छे से करना और बाजार के स्टेट के अंदर ज्यादा देर तक ना जाना, अगर तुम उसे अच्छे से कंट्रोल न कर पाओ तो। वह पेस्टर येजुन से कहता है कि उससे अपने डिसेबल भी मिल गया है, तो फिर क्यों ना वो लोग यहाँ पे थोड़ी सी दारू सारू पिए और थोड़ा सा सेलिब्रेट करें। जिसपे येजुन आगे से कहता है कि आपने ब्रेक थ्रू किया है, आप इस दावत का मजा लीजिए, मैं आपकी स्पॉटलाइट चुराना नहीं चाहता। जिसपे एंसेस्टर उसे शुक्रिया कहता है। और फिर सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि इस बुढ़े ने अभी यहाँ पे अपने 2 क्लैनमेट्स को खत्म कर दिया अपने हाथों से, और अब यहाँ पे येजुन के साथ चम्मी होने की कोशिश कर रहा है। जिसपे कियानी हमें बताता है कि स्ट्रेंथ के सामने हर कोई झुकता है। ओल्ड एंसेस्टर ने अपनी ही फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो येजुन को यहाँ पे शुक्रिया कह रहा है। वहीं पे कियानी अपने अंदर फैसला कर लेता है कि उसे यहाँ पे येजुन से ज्यादा शक्तिशाली बहुत ही जल्द बनना पड़ेगा, नहीं तो वो येजुन का हमेशा डिसेबल बन के ही रह जाएगा। वहीं पे येजुन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग सेलिब्रेट करो, मेरा काम खत्म हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने डिसेबल को लेके। जिसके बाद येजुन कियानी से कहता है कि अपने छोटे डिसेबल को पकड़ो और यहाँ से निकलो। जिसपे कियानी यहाँ पे मौसी को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है, लेकिन मौसी पूरी टल्ली थी। जिसके बाद येजुन कुनपेंग के ऊपर बैठता है और यहाँ से निकल जाता है उड़ते हुए। और येजुन के जाने के बाद में ये लोग चैन से सांस लेते हैं और सिस्टर को अब चैन से सांस आती है। और उसी टाइम पे एक नौकर यहाँ पे कमीने यंग मास्टर का हाथ ले आया जाता है, जो कि वूजी ने उड़ा दिया था। तो सिस्टर उसे देख के कहते हैं इसे फेंक दो या फिर कुत्तों को खिला दो, यहाँ लेके ना आना। मतलब खौफ देख रहे हो तुम येजुन का, जिसको सुन के यहाँ पे बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। तो सिस्टर उनके ऊपर भी चिल्ला देता है, ये कहते हैं कि दवा हो जाओ यहाँ से, दावत खत्म हुई, जाओ घर जाओ, और जो भी चम्मच चुराए यहाँ पे रख के जाओ। तो फिर वो सभी लोग यहाँ से कट लेते हैं इससे पहले कि उनका नंबर लग जाए।
जिसके बाद हम लोग वूजी को यहाँ पे कुनपेंग के ऊपर देखते हैं और उसे सपने जैसा फील हो रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे कियानिया को तरफ देखता है तो उसे लगता है कि उसे हेलो हाय बोल देना चाहिए फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, लेकिन गलती वो हमेशा वही करता है जो अक्सर लोग कर देते हैं। वो भी यहाँ पे कियानिया को लड़की ही समझ लेता है, जिसपे कियानिया का मुंह फूल जाता है और मन के अंदर सोचता है कि साला ये लोग एक ही जैसे हैं, हर किसी को मैं लड़की ही दिखाई देता और वो नाराज होकर यहाँ से निकल जाता है। वो बिल्कुल समझ में नहीं पाता कि उसने कुछ गलत बोल दिया क्या। तो पीछे से मौजी आती है और बताती है कि तुम लोग हमेशा उसके जेंडर को लेके धोखा खा जाते हो और उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इसके बाद वो मौजी की तरफ देखता है और उसको यहाँ पे सीनियर बुला के ग्रीट करता है। इसमें मौजी हैरान थी कि उसको एक जूनियर भी मिल गया। वो पे मौजी वूजी को समझा देती है कि तुम्हें बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे कियानिया एक लौंडा है, लौंडा उसे लौंडे के तरीके ट्रीट करना है बस, जिसके बाद तुम हमेशा सेफ पॉइंट के अंदर रहोगे। वहीं पे वूजी मौजी से पूछता है कि वो बीच में अटक वटक गई है क्या, वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो जाती। इसमें मौजी उसे बताती है कि वो बीच में अटक ही गई है, उसे नहीं पता कि वो कैसे यहाँ पे या तो चूहे वाली फॉर्म के अंदर जाए या फिर यहाँ पे इंसानों वाली फॉर्म के अंदर चली जाए। वूजी आगे से कहता है जो भी हो इसमें क्यूट दिखाई दे रही हो। जिसके बाद वो अपने पास एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एशियन स्क्रॉल बुक बाहर निकालता है, जिससे वो यहाँ पे मौजी की मदद कर देता है, जिससे मौजी अब जब चाहे तब यहाँ पे अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है। और मौजी इस स्क्रॉल को पाके काफी ज्यादा खुश थी। मौजी यहाँ पे येजुन को भी इस बारे में बताती है तो येजुन आगे से कहता है कि उसे अब यहाँ पे वो रैबिट वाले कान मिस होंगे जब उसका मन उसे सहलाने का करेगा। तो मौजी उसको बताती है कोई बात नहीं है, वो यहाँ पे अब किसी भी टाइम पे अपनी फॉर्म को स्विच कर सकती है। जब येजुन को सहलाना हो तो वो तुरंत अपनी फॉर्म को बदल लेगी। इस पे येजुन आगे से कहता है कि अब इसमें कौन बड़ी बात है भाई। जिसके बाद वो कुनपेंग से कहता है कि तेजी के साथ आगे उड़ो। खैर इसके बाद हम लोगों को बता दिया जाता है कि येजुन जो है वो यहाँ पे कई घंटों तक कई महीनों तक कुनपेंग के ऊपर बैठ के इसी तरीके से सफर करते हुए जा रहा था। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 3 महीनों के बाद का होता है और हम लोग यहाँ पे कैंगजो ग्रेट ज़ू डायनेस्टी को देखते हैं। और यहाँ पे एक फाइट चल रही थी पालसी सिटी के अंदर, जहाँ पे एक साइड तो हम ह्यूमन सोल्जर्स को देख पाते हैं और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पे डीले मॉन्स्टर्स को देख पाते हैं। और ये दोनों साइड्स आपस में फाइट करे जा रही थी। वहीं पे हम लोग एक जनरल को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी तरफ के लोगों से कहता है कि इंसानों को मौत के घाट उतार दो। हम लोग ह्यूमन साइड को देखते हैं तो इन लोगों ने तो सिटी को डिफेंड तो कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद सिटी इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, कई सारे यहाँ पे कैजुअलिटी हुई थी और पूरी तरीके से सिटी बर्बादी की कगार पे थी। हम लोग कुनपेंग को देखते हैं जो कि उड़ते हुए इसी सिटी से गुजर रहा था। वहीं पे वूजी को पता चल गया था कि यहाँ पे ह्यूमन क्लैन और घोस्ट क्लैन आपस में फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो येजुन को इस बारे में बताता है। लेकिन येजुन का फोकस इतने टाइम पे यहाँ पे कियानिया को हराने के बारे में था। इसके बाद कियानिया यहाँ पे एक ऐसी चाल चलता है कि वो चाल उसी के ऊपर भारी पड़ जाती है और वो आगे से कहता है कि कौन एक बार में भाई सभी जनरल्स के मूव चल देता है। वहीं पे कियानिया को हराने के बाद येजुन यहाँ पे ज्ञान पे ला था कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी जब मैन पावर बढ़ेगी तब मुझसे आके फाइट करना। कियानिया बेसिकली रूल के हिसाब से चल रहा था, लेकिन ये जो यहाँ पे रूल्स को बनाते जा रहा था। वो यहाँ पे जो घोड़े थे जिनके पास तलवारें थी उनको गोलियां पकड़ा देता है, ये कहते हुए जाओ जाके लड़ो। इस तरीके से वो यहाँ पे गेम के नियम बदल रहा था। तुम्हें लगता है कि यार ये जीतेगा? भाई जब ये जो यहाँ पे बातों से नहीं जीत पाता तो वो आगे से जानते हो मदर फादर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है, ये कहते हुए तुम अपने मास्टर को सिखाओगे। जिसपे कियानिया क्या ही कहता, वही कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके बाद ये जो यहाँ पे मौजी से पूछता है कि उसकी चेस स्किल्स कैसी है, जिसपे मौजी बाहर निकलती है, ये इसका नया लुक जो क्यूट है। और मौजी आगे से ये कहती है कि यहाँ पे उसकी जो स्किल्स है वो पूरी ग्रेटेस्ट है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वही पे कियानिया मौजी को भी लपेट ले रहा था, ये कहते हुए ये चूहा एक नंबर की चापलूसबाज है, हमेशा चापलूसी करती रहती है। जिसके बाद ये जो वूजी की तरफ मुड़ता है और उसे पूछता है कि तुम कुछ कह रहे थे, जिसमें वूजी यहाँ पे दोबारा बताता है कि घोस्ट क्लैन ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहा है और ह्यूमंस की सिचुएशन यहाँ पे पूरी तरीके से बिजार है। वही पे ये जो हम लोगों को बताता है कि घोस्ट यहाँ पे डार्क रेस में से एक होते हैं जो कि मेजर रेस में से एक है और ये लोग यहाँ पे ईस्ट एंड फॉरबिडन लैंड से आते हैं नीदर अबायस। वही पे पुराने हिसाबों की बात माने तो फिर यहाँ पे नीदर अबायस ने वर्ल्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन जो ह्यूमन कल्टिवेटर थे उन लोगों ने एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी वॉर की थी और जीत गए थे। जिसके बाद जो अबाइजल क्रिएचर थे उन लोगों ने यहाँ पे ग्रेटिटी फॉर्म की और वापस लौट गए अपनी दुनिया के अंदर और दोबारा कभी नहीं आए। इसलिए येजुन को लग रहा था कि कुछ बड़ा मामला हो सकता है कि वो इतने सालों के बाद दोबारा यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए येजुन को ना चाहते हुए भी अब मैदान जंग में खुद उतारना पड़ता है, लेकिन उसे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। जिसके बाद हम लोग सीधा बैटल फील्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो घोस्ट थे वो सभी यहाँ पे कियानिया और वूजी को देख के कह रहे थे तो ह्यूमन कल्टिवेटर है, इन्हें भगाओ नहीं, नीचे आने दो, जिसके बाद हमें सभी के मजे लेंगे। वूजी हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे टोटल 8 लाख घोस्ट सोल्जर है जो यहाँ पे सोल इंटीग्रेशन रियलम पे है। अगर वो यहाँ पे येजुन से न मिला होता तो वो इनका सामना करने के बारे में सोचता भी नहीं। जिसके बाद वो कियानिया से कहता है कि हमें आरंभ करना चाहिए। जिसके बाद वूजी यहाँ पे पहल करता है, जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बार में ही कई सारे घोस्ट सोल्जर्स के मुंडिया उड़ा देता है। कियानिया भी पीछे लेटता है, वो भी आगे से गोल्डन क्रो फ्लेम आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आग के कौवे बनाता है और एक एक करके घोस्ट आर्मीज के ऊपर छोड़ देता है, जिससे वो सभी जल के यहाँ पे खत्म हो जा रहे थे। वहीं पे वूजी यहाँ पे कियानिया की तारीफ करे जा रहा था क्योंकि इसी तरीके से वो कियानिया को खुश रह सकता है और कियानिया भी खुश था, ये मानते हुए कि वो ही यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल्स में से एक है। वहीं पे ये दोनों अकेले ही पूरी बैटलफील्ड को डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो ह्यूमन कल्टिवेटर यानी
करने की जो जंग लड़ रहे थे उन लोगों को हम लोग देखते हैं। और वो लोग ये देख के हैरान हो गए थे कि ये दोनों अकेले यहाँ पे पूरा तख्ता ही पलट दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक जनरल को देखते हैं जो कि यहाँ पे यीशु के बारे में जानता था और साथ ही वो यहाँ पे उन दोनों डिसिपल्स के बारे में भी जानता था। क्योंकि हम लोग ह्यूमन आर्मी के जनरल से मिल चुके थे, इसलिए अब हम लोग घोस्ट आर्मी के जनरल से मिले थे जो कि अलग अलग रंग में आते हैं। ये दोनों भी यहाँ पे वूजी और कियाने को देख के हैरान हो गए थे और उन्हें यही लग रहा था कि ग्रेट ज़ॉर्ड डायनेस्टी ने इन्हें हायर किया होगा इन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन बाकी कमांडर्स आगे से कहते हैं कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें यहाँ पे कुछ भी करने नहीं दे सकते हैं, नहीं तो हमारे प्लान यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग कियाने को देखते हैं जो कि दूर से फाइट कर रहा था और उसे भी यहाँ पे इन चारों घोस्ट कमांडर्स का ऑरा महसूस हो जाता है जो कि यहाँ पे उनके एक सर्कल से निकल रहा था। बेसिकली ये घोस्ट है तो अपने आप को कंप्रेस कर सकते हैं। हालांकि कियाने जब इनके ऑरा को महसूस करता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे उन सभी घोस्ट कमांडर्स को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन रियलम पे है और एक यहाँ पे ग्रेट असेसन रियलम की शुरुआत पे है, ये हमारे सामने टिक ही नहीं पाएंगे। जिसके बाद एक पर्पल कलर का घोस्ट कमांडर आगे निकलता है और इसे लग रहा था कि अकेले यहाँ पे कियाने और वूजी को हैंडल कर लेगा। और फिर वूजी जब उसे यहाँ पे अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो आगे से कहता है बढ़िया है, उसे यहाँ पे ग्रेट असेसन रियलम का कल्टिवेटर ही चाहिए था अपनी नई ब्लेड टेस्ट करने के लिए। जिसके बाद वो यहाँ पे उस घोस्ट कमांडर के ऊपर ब्लेड का एक स्लैश मारता है और एक स्लैश के अंदर ही वो उस घोस्ट कमांडर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो बेचारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसपे वो सभी घोस्ट कमांडर हैरान हो जाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हमारा दोस्त मैनिक्योर तो मैनिक्योर हो गया। हाँ, उसका नाम यही था मैनिक्योर। ह्यूमन जनरल भी ये देख के हैरान हो गया था कि सोल इंटीग्रेशन के कल्टिवेटर ने अकेले ही ग्रेट असेसन कल्टिवेटर को मार गिराया। इन लोगों को डिसापल क्यों कहते हो भाई, इन्हें मॉन्स्टर घोषित कर दो। इसके बाद हम लोग वूजी को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था, इसलिए वो यहाँ पे उस घोस्ट सर्कल की तरफ अटैक करने को चला जाता है क्योंकि उसको यहाँ पे सिर्फ मिड ग्रेड के असेसन कल्टिवेटर से दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी घोस्ट आर्मी का कमांडर बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे पीक ग्रेट असेसन रियलम में था और उसी के साथ यहाँ पे बाकी जो कमांडर थे वो भी एक साथ वूजी के ऊपर हमला कर देते हैं। और तब वूजी को रियलिटी हिट करती है कि वो कॉन्फिडेंट में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। वूजी ये सोच ही रहा था कि अब उसे यहाँ पे दोबारा अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे पीछे से कियाने अपनी घोस्टली फ्लेम के साथ में अटैक करता है जो एक बार में ही कई सारे कमांडर्स को लपेट लेते हैं और उन्हें जलाने लगती है। वहीं पे हम लोग कमांडर को देखते हैं जो कि ग्रेट असेसन में था, वो यहाँ पे पता नहीं क्यों अपनी ही मौत को दावा दे देता है कियाने को लड़की कह के और उससे कहता है कि तू तो मेरे हाथ ही मरेगी। और फिर वूजी अपने मन के अंदर सोचता है कि कर दी तूने गलती, क्योंकि पीछे से यहाँ पे कियाने का खून उबल रहा था और कियाने आगे से कहता है कि अब तो नहीं बख्शने वाला मैं। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे सोल डिवोरिंग ब्लैक फ्लेम का इस्तेमाल करता है जो एक बार में ही दो कमांडर्स को पकड़ती है और उनकी सोल को यहाँ पे डिवोवर कर लेती है। जिसपे वो नीला वाला कमांडर हैरान था कि उसके साथ क्या हुआ। उसी टाइम पे कियाने उसके ऊपर भी अटैक करता है तो फिर यहाँ पे ब्लू वाला कमांडर आगे से रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कियाने का ईगो और गुस्सा कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे था, इसलिए वो भी यहाँ पे उसकी आग में झुला जाता है और जल के मारा जाता है। इसके बाद वो अपने लपटों को थोड़ा सा आर्मी की तरफ भी झुका देता है और आर्मी को भी लपेटे में ले लेता है और उन्हें भी जला के खत्म कर देता है। वह पे वूजी कियाने की तारीफ कर रहा था कि यहाँ पे कियाने डिजर्व करता है ये उनका पहला डिसेपल होने का, और वो मन के अंदर ये भी सोच रहा था कि वो यहाँ पे अब कियाने को दो हिस्सों में काट सकता है प्रैक्टिस के दौरान में, क्योंकि उसके अंदर से किलिंग इंटेंट निकल रहा था। इसलिए कियाने को महसूस तो होता है, लेकिन तब तक यहाँ पे वूजी नॉर्मल हो गया था, इसलिए कियाने को यही लगता है कि ये उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी। इसके बाद सिंसेंटो के दूसरे बैटलफील्ड पे आ जाता है जहाँ पे एक जनरल था और वो घोड़े के ऊपर सवार होके ह्यूमन जनरल के ऊपर अटैक करता है और उसको 20 से 2 हिस्सों में काट देता है। इसलिए बाकी जो सोल्जर थे वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं क्योंकि उनका जनरल यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। अगर वही हार गया तो वो लोग यहाँ पे क्या ही कर पाएंगे। वहीं पे वो जनरल जो कि घोड़े पे बैठा हुआ था वो सभी अपनी आर्मी से कहता है कि आगे बढ़ो भाई, इन सभी लोगों को खत्म कर दो। वहीं पे ये कहते हुए कुछ ज्यादा ही खुश था, इसके दांत देखो तुम, दिल खुश कर दिया भाई आर्ट स्टाइल दिखा के, और अपनी आर्मी से कहता है कि पूरी डायनेस्टी को ही खत्म कर दो। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एक फीमेल जनरल आती है जो कि अपने माले का इस्तेमाल करते हुए घोस्टली आर्मी की मुंडी उड़ा देती है और ये अपने टाइगर के ऊपर आए हुए थे और इसका नाम यहाँ पे वैंग हुआ था। वहीं पे रियलम के बारे में नहीं जानो तो ही बढ़िया है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे उस घोस्ट जनरल के साथ भिड़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो घोस्ट जनरल आगे से अपने बाले का इस्तेमाल करता है और बस एक ही अटैक में वैंग हुआ धड़ाम से नीचे जाके गिरती है, जिसपे ये सभी ह्यूमन सोल्जर दोबारा हैरान, कहीं इन लोगों की ये आखिरी रात तो नहीं है। वहीं पे वो जनरल वैंग हुआ से कहता है कि हथियार डाल दो इससे पहले कि तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन वैंग हुआ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो जैसे बीस्ट के सामने तो अपने हथियार नहीं ही डालेगी, भले ही चाहे वो अपनी जान ही क्यों ना दे दे। जिसपे वो जनरल आगे से कहता है ठीक है फिर ले लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उतने में ही यहाँ पे कुनपेग आता है जो कि आसमान से आया था। इसको देख के वो घोस्ट जनरल हैरान हो जाता है कि ये क्या बला है भाई। वहीं पे कुनपेग अपना मुंह खोलता है और इसका मुंह एकदम वैक्यूम के तरीके था जो कि एक बार में ही पूरी घोस्टली आर्मी को अपने मुंह के अंदर भर लेता है जनरल समेत, और एक बार में ही पूरी आर्मी सफा चट और कुनपेग का पेट भर जाता है। वहीं पे इन सभी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पूरी घोस्टली आर्मी यहाँ पे खत्म हो गई। वहीं पे वैंग हुआ को यही लगता है कि ये डिवाइन बेस्ट उनके ग्रेट जॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद इन लोगों को यहाँ पे ये जो और बाकी लोग दिखाई देते हैं तो उन्हें यही लगता है कि कुछ ह्यूमन कल्टीवेटर इन लोगों को बचाने के लिए आए हुए हैं, और वो लोग ये जैसे उसका नाम पता पूछते हैं तो ये अपना बायोडेटा दे देता है। वहीं पे ये
माउजन का बायोडाटा मिलने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये जो लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। वह लोगों को वेलकम करती है। तो जिन पूछता है इस जगह को कौन चलाता है और ये घोस्टली आर्मी तुम लोगों के ऊपर हमला क्यों कर रही है। वह को बस इस जगह के बारे में पता है कि कौन चलाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि घोस्टली आर्मी हमला क्यों कर रही है। और लोगों ने बस यहाँ पे एक प्री अटैक किया है, बाकी जो फुल स्केल अटैक होने वाला है वो बहुत ही जल्दी होगा। और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं बिना किसी देरी के। अगला वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। बाय बाय।